नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट से अब एक ऐसी पोस्ट सामने आई है जिससे अमेरिका और इजराइल की रूह कांप जाएगी। दरअसल इस पोस्ट में इजराइल को चेतावनी दी गई है। एआई से बनी एक तस्वीर पोस्ट में दिखाई गई है जिसमें मिसाइल के निर्माण से लेकर लक्ष्य पर हमला करने तक की प्रक्रिया दिखाई गई है। जरा उस पोस्ट को ले आइए, उस तस्वीर को ले आइए स्क्रीन पे। पहले तस्वीर लाइए, तस्वीर देखते हैं। बहुत जो पोस्ट में जिसके बारे में कह रहा था, हालांकि जो लिखा गया है ये आपके सामने रख रहा हूं। लिखा हुआ है इस पोस्ट के साथ, संदेश जो है वो ये है कि ज़ायोनी शासन यानी इजराइल ने एक बड़ी गलती की है और ईश्वर की कृपा से, भगवान की या अल्लाह की कृपा से इसके परिणाम ज़ायोनी शासन को हताश कर देंगे। इसके साथ साथ जो तस्वीर है उसको जरा देखिए। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, जो ऑलरेडी इसको एआई से बनाया हुआ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, एक संदेश है। ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा जा रहा है कि ज़ायोनी शासन यानी इजराइल ने एक बड़ी गलती की है और ईश्वर की कृपा से इसके परिणाम ज़ायोनी शासन को हताश कर देंगे। कहा जाता है कि एक तस्वीर हजारों के बराबर होती है और यहां ऐसी ही एक तस्वीर से जो संदेश ट्रंप और नेतन्याहू को दिया गया है उससे साफ होता है कि ईरान अभी लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। वैसे भी आज ही ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने कहा है कि ईरानी सेनाएं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ 6 महीने तक युद्ध लड़ने में सक्षम हैं। ईरानी सेनाएं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ 6 महीने तक युद्ध लड़ने में सक्षम हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने कहा है कि अब तक पहली और दूसरी पीढ़ी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में उन्नत लंबी दूरी की मिसाइलों का सहारा लिया जाएगा। वहीं ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने ट्रंप पर वेनेजुएला जैसी स्थिति बनाने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका सोचता था कि हमला कर नियंत्रण हासिल कर लेगा, लेकिन अब वे फंस गए हैं। और अभी जो हालात दिख रहे हैं उसमें तो यही नजर आ रहा है कि ट्रंप वाकई फंस गए हैं और हताश होकर ईरान को आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। कल जब राष्ट्रपति पेजिशकियान ने कहा था, ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान ने कहा था कि वो खाड़ी देशों पर यानी अपने पड़ोसियों पर हमले नहीं करेंगे, तो ट्रंप ने इसे भी ईरान की हार की तरह पेश किया। मगर अब पेजिशकियान ने कहा है कि अगर किसी पड़ोसी देश को हमले के लिए प्रक्षेपण यान के रूप में इस्तेमाल किया गया तो तेहरान जवाब देने को मजबूर होगा। वही ईरान के न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई ने कहा है, उन्होंने भी पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि जो दुश्मन के इशारों पर चल रहे हैं उन पर भारी हमले जारी रहेंगे। और अभी ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। आज ही कुवैत की राष्ट्रीय तेल कंपनी ने देश में कई ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद कच्चे तेल के उत्पादन में एहतियाती कटौती की घोषणा की है। कुवैत ने यह भी बताया है कि उसकी मुख्य सामाजिक सुरक्षा इमारत भी हमलों का निशाना बनी है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। दुबई में भी मिसाइल अटैक के बाद 2 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई है। ये नुकसान बता रहे हैं कि ईरान ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी अमेरिका और इजराइल के खतरे में डाला जा चुका है। अमेरिका और इजराइल ने, ये कहें सीधे शब्दों में कि अमेरिका और इजराइल ने दूसरे देशों को भी इस खतरे में, युद्ध के खतरे में डाल दिया है। ऐसे में यह लड़ाई, यह युद्ध, यह जंग जितनी लंबी खींचेगी, ट्रंप की मुसीबत उतनी बढ़ती जाएगी। इधर ईरान के साथ रूस तो खड़ा है ही, अब चीन ने भी अमेरिका को 2 टूक कहा है कि मजबूत मुट्ठी का यह मतलब नहीं कि तर्क भी मजबूत हो। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि मध्य पूर्व के लोग इस क्षेत्र के सच्चे स्वामी हैं और इस क्षेत्र के मामलों का निपटारा वहां के देशों को खुद स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन मिडिल ईस्ट में व्यवस्था बहाल करने, वहां के लोगों को शांति दिलाने और विश्व में शांति लाने के लिए क्षेत्र के देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले और तेज करता है जैसे उसने अभी किए हैं, तो मुमकिन है कि फिर चीन उसकी मदद के लिए आगे आए। अभी तो ईरान के छोटे शाहेद ड्रोन से निपटने में ही अमेरिका के महंगे हथियार खर्च हो रहे हैं। अगर चीन के हथियार भी ईरान इस्तेमाल करेगा तो फिर अमेरिका की कितनी बुरी हार होगी, यह समझना मुश्किल नहीं है। इधर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट भी ट्रंप के लिए परेशान
कर रही है, यानी ट्रंप के लिए परेशानी खड़ी कर रही है कह सकते हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक भले ही अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हवाई और नौसैनिक हमले किए हों, लेकिन ईरान का सैन्य और धार्मिक ढांचा इतना गहरा और संस्थागत है कि उसे केवल हमलों से ढहाना असंभव प्रतीत होता है। नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल यानी एनआईसी द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की व्यवस्था से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रियाएं पहले से ही तय हैं, जो सर्वोच्च नेता की अनुपस्थिति में भी काम करती रहेंगी। और ईरान ने तो अपने सर्वोच्च नेता का चयन भी कर ही लिया है, बस उसका औपचारिक ऐलान बाकी है। वैसे इजराइल ने यहां भी धमकी दी है कि वो अगले सुप्रीम लीडर को भी मारेंगे, लेकिन एक सुप्रीम लीडर यानी खामनेई को मारने का नतीजा तो इजराइल ने देख लिया है। ईरान के हमलों से वो अपनी राजधानी को भी नहीं बचा पाया है। आज ही IRGC ने तेल अवीव और बरशेवा के साथ साथ जॉर्डन के एक एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की विशेषज्ञ सुजैन मालोनी ने, जी हां, सुजैन मालोनी के अनुसार ईरानी संस्थान और उनकी प्रक्रियाएं कई दशकों से स्थापित हैं। यह तंत्र अमेरिकी दबाव के बावजूद अपनी आंतरिक पकड़ बनाए रखने में सक्षम है। इधर ट्रंप ने जो धमकी दी है कि ईरान का अगला नेता चुनने में उनकी यानी ट्रंप की भूमिका होनी चाहिए, अमेरिका की भूमिका होनी चाहिए। इस बयान पर ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान का भाग्य केवल ईरानी जनता तय करेगी, कोई बाहरी नहीं करेगा, कोई बाहरी गैंग तय नहीं करेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह दिख रहा है कि यह जंग और इस युद्ध के दूसरे हफ्ते में भी अमेरिका और इजराइल ईरान को झुकाने में नाकाम रहे हैं। अब तक ईरान के भीतर किसी बड़े जनविद्रोह या सुरक्षा बलों के में फूट के संकेत नहीं मिल रहे हैं, और यही ट्रंप की सबसे बड़ी हार है। उन्हें उम्मीद रही होगी कि खामनेई की मौत का जश्न ईरान की सड़कों पर मनेगा और फिर सत्ता बदलना आसान होगा, लेकिन ट्रंप इधर ताश के पत्ते ही फेंट रहे हैं और ईरानी बाजी अपने नाम कर चुके हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि क्या ईरान के साथ लंबी लड़ाई में उलझने की जगह ट्रंप यू टर्न लेंगे या और बर्बादी की राह पर आगे ट्रंप बढ़ेंगे। चलिए, ट्रंप मुश्किल में कैसे हैं और ईरान से क्या क्या बड़ी खबरें आ रही हैं इस जंग से, ईरान जंग से, ये आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सीधे ईरान से हमारे साथी जुड़े हुए हैं और लगातार आप तक हम तमाम खबरें उनके जरिए पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ देखिए यहाँ 4 साथी जुड़े हुए हैं। ईरान से सीधे नजर अब्बास रिजवी साहब जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है, इस्तकबाल है रिजवी साहब इस कार्यक्रम में, और शुक्रिया आपको समय निकालने के लिए। इस जंग के बिल्कुल मुहाने पे नहीं, बल्कि वहीं जहां इधर उधर कहां टपक जाए मिसाइल पता नहीं, और वहां से आप लोग पूरी हिम्मत के साथ आप डटे हुए हैं। आप लोगों के हौसले को सलाम करता हूं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं, हमारे साथ अमलिंदु उपाध्याय जी भी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। और सीधे रिजवी साहब आपके पास आना चाहता हूं। ईरान का सूरत हाल, तस्वीरें देख रहा हूं, नीचे तस्वीर चल रही है, बहुत शानदार तस्वीरें, हौसला अफजाई के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकती है तस्वीरें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात हम करेंगे, उससे पहले जरा सूरत हाल ईरान का बताइए, क्या कुछ बदला है 8 दिनों में? 8 दिन पूरे हो गए, 9वां दिन आज चल रहा है। 9 दिनों में, युद्ध के 9 दिनों में ईरान में क्या कुछ बदला है, जरा ये बताइए। और ये भी बताइए कि यहां से तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, IRGC के बयान आ रहे हैं, कल राष्ट्र के नाम, देश के नाम संबोधन दे दिया राष्ट्रपति ने, उनके बयान आ गए, विदेश मंत्री का बयान लगातार आ रहा है, न्यायपालिका प्रमुख का बयान आ गया, वो अभी आप तक पहुंचाया हूं, और बहुत कुछ है बयानों में। एक बात जो है वो सिमिलर है, और वो बात है कि कोई भी यहां झुकने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी खून का एक एक कतरा और आखिरी कतरे तक इस जंग में खड़ा रहने के लिए तैयार है। यह हिम्मत कहां से आ रही है ईरानियों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज करते हैं। और जैसे कि पहले भी कहा है कि हिम्मत जो ईरानियों की है, और वाकई ये देखने वाली बात है कि दुनिया में जहां पे जंगें होती हैं तो लोग डर के घरों में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा माहौल है कि बिल्कुल जैसे लगता है कोई त्योहार चल रहा है। मैं कल रात में भी बाहर रोड पे निकला, तकरीबन मैं 2 बजे तक बाहर रहा, तो आप यकीन करें कि रात में 2 बजे तक एक
हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे थे। और कल जो है, आपने कहा कि क्या चीज बदला है, तो जो कई सारी चीजें बदली हैं। तो पहली चीज मैं बताऊं जो बदली है वो ये कि जब पहला दिन था, जब पहली रात में मसलन लोग जमा हुए हैं, जब शहादत की खबर आई है संडे को, संडे की रात में जब लोग थे, तो एक मसलन काफी गम था, काफी अफसोस में थे, लोग रो रहे थे, और मसलन बहुत ही गमगीन माहौल था, बहुत ही। और तादाद भी लोगों की कम थी, क्योंकि लोग उस वक्त कंफ्यूजन स्टेट में थे कि कैसे हो सकता है कि हमारे रहबर की शहादत हो जाए। एकदम किसी को यकीन नहीं हो रहा था, शौक वाली कंडीशन थी। लेकिन डेली डेली जो है ये तादाद में बढ़ोतरी होती गई। और कल की रात जो है वो सबसे ज्यादा पब्लिक रोड पे थी। उसकी एक खास वजह है कि जो ट्वीट किया था कल डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा था कि आज हम इतना बड़ा हमला करेंगे, ये इतना बड़ा हमला हमने अब तक नहीं किया है। डराने की कोशिश की थी, घबराने की कोशिश की थी ईरान की आवाम को, ईरान के निजाम को, ईरान के आर्म फोर्सेस को। तो उसका नतीजा यहाँ जमीन पे ये देखा मैंने कि तादाद अपने आप बढ़ गई, उनके जोश और जज्बे में भी बढ़ोतरी हो गई। और बजाय इसके कि लोग ना जाए, रात में ना निकले, बल्कि तादाद के एतबार से भी, हौसले के एतबार से भी, और वक्त के एतबार से भी। नॉर्मली मैं देखता था कि 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद धीरे धीरे पब्लिक जो है वो शहरी का सुबह इंतजाम करने के लिए अपने घरों में तरफ चली जाती थी। लेकिन कल रात तकरीबन 2:30-3 बजे तक लोग सड़कों पे रहे, और उसी जोश और जज्बे के साथ ये कह रहे थे कि हमें इंतजार है कि तुम कौन सा बड़ा हमला करने वाले हो। लेकिन कोई खास ऐसा बड़ा हमला हुआ नहीं, जो हुआ भी वो इतना बड़ा और खतरनाक नहीं साबित हो सका। तो ये समझ में आया कि एक साइकोलॉजिकल वॉर जो है ट्रंप खेलना चाह रहे हैं, यहाँ पे चाह रहे हैं कि डरा के, धमका के लोगों को हम कहते हैं कि हम इतना बड़ा हमला करने वाले हैं, तो अंदर से लोग घबरा जाएं, और ये जो मैदानों में डटे हुए हैं ये हट जाएं। तो इनकी जो सेकंड प्लानिंग है कि अंदर से, जो आपने कहा कि अंदर से थोड़ा सा तख्ता पलट करने की कोशिश करें, ऐसी छवि बनाई जाए अंतरराष्ट्रीय मीडिया में, ऐसी इमेज पेश की जाए कि देखिए खुशी मना रहे हैं लोग, या लोग जो है आपस में ही भिड़ गए हैं, एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन है। इस तरह का कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लोग जो हैं, जो यहाँ डटे हुए हैं, ईरानी जनता जो जमीन पर डटी हुई है, मोर्चा लिए हुए है, उसको खत्म करना चाहते हैं ट्रंप। लेकिन बार बार इनकी धमकियों से कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। लोग वैसे ही मैदान में हैं, और रोज ब रोज उनके जज्बे में इजाफा हो रहा है। जी, रोज जज्बे पे इजाफा हो रहा है। लेकिन ये बताइए, जब आप रात को 2-2 बजे तक आप बता रहे हैं, कल रात को भी थे, और इसमें वहाँ की जनता वो भी सड़कों पे है। ये तस्वीरें आपके ज़रिए ही हम तक पहुँची हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, इस बारे में भी आपने बताया है। महिलाओं और बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। और परिवर्तन की बात मैं पूछ रहा था कि क्या कुछ फ़र्क पड़ा है कल में और आज में, यानी युद्ध से, जंग के ऐलान से पहले और जंग के ऐलान के बाद क्या आवाम में क्या फ़र्क पड़ा है? चूँकि रमज़ान का महीना है, और ऐसे में जब ये जंग चल रही है, कोई डर, कोई भय, आप बता रहे हैं कि नहीं, लोग सड़कों पे हैं। लेकिन फिर भी मैं समझना चाहता हूं कि क्या इस वक्त, जबकि इतने लोग मारे गए, दक्षिण में भी, और ख़ासकर जो साउथ ईरान है वहाँ स्कूल पे जो हमला हुआ, उसको सुनकर सिहर उठता है मन, बिल्कुल। और वैसे में क्या कोई डर, कोई भय यहाँ दिखाई नहीं दे रहा? और कितनी यहाँ पर कल से लेकर आज तक जो हमले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमले की बात होती है कि ताबड़तोड़ हमले किए गए तेहरान पे, ताबड़तोड़ हमले किए गए ईरान के दूसरे शहरों पे, एक तेल रिफाइनरी पे भी हमला किया गया है ईरान में, ये खबर भी आ रही थी। कितनी सच्चाई है, ज़रा ये बताइए। देखिए राजीव जी, एक चीज ये है, ईरान की आवाम ने 40 साल से जो है मोर्चा संभाला हुआ है अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ। और उनको ये पता है कि अमेरिका की दुश्मनी तो खतरनाक है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती और अमेरिका के साथ निगोशिएशन करना उससे ज्यादा खतरनाक है। और ये आजमाया हुआ नुस्खा है, न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि जहां पे भी अमेरिका ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जहां पे अमेरिका ने निगोशिएशंस का हाथ बढ़ाया, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लीबिया हो, पहले ये दाखिल होते हैं, दोस्ती करते हैं, और उसके बाद आके तबाही मचाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, कंपेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक पहली जब जंग हुई थी पिछले साल जून में 12 दिन की, तो उसमें तकरीबन 500 से 600 लोग जो है वो मारे गए थे, ईरान के अंदर शहीद हुए थे। उसके बाद अभी तक जो जंग चली है 9 दिनों की, वो 12 दिन की जंग थी, अभी तक 9 दिनों की जंग के जो आंकड़े आए हैं वो 1200 से 1300 लोग ईरान के अंदर शहीद हुए, जिसमें से अक्सर सिविलियन था। अब इसके कंपैरिजन में आप उन दंगों को देखिए, उन राइट्स को देखिए कि जो 8 और 9 जनवरी को ईरान के अंदर में हुए थे,
वहां सिर्फ कुछ घंटों के अंदर 2500 ईरानियों को जो है वो कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। तो ईरानी जनता को ये बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम कहीं से भी कमजोर पड़े या हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारी हरकतों से कोई भी कमजोरी का एहसास अगर गया दुश्मन की तरफ, तो वो हमको और बुरी तरीके से मारेंगे। तो ये इनके लिए डू एंड डाई वाली कंडीशन है, करो या मरो वाली कंडीशन है। और इससे पहले, शहादत से पहले पिछली कुछ स्पीचेस अगर आप देखें, मैं आपको दावत दूंगा कि आप आयतुल्ला खामनई की जो स्पीचेस हैं उनको पढ़ें, उनको समझो। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि न सिर्फ ईरानियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उसमें ज्ञान की वसन सागर है। जो समझाते हैं कि किस तरह से अमेरिकन इंपेरियलिज्म ना सिर्फ इस मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। तो मैं कह रहा हूं कि उस स्पीचेस में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अब अगर जंग होगी तो वो रीजनल वॉर के तौर पे होगी। ऐसा नहीं है ईरान के ऊपर अटैक होगा और ईरान के लोगों को शहीद किया जाएगा और कुछ दिनों के बाद कहा जाएगा कि अब चलिए सीजफायर कर लेते हैं, अब शांति बहाल कर दिया जाए। उन्होंने वाज़ेह तौर से कह दिया था कि अब जो जंग होगी वो रीजनल वॉर में तब्दील होगी। तो ईरानी आवाम और ईरानी फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं कि इन्होंने रेड लाइन को क्रॉस किया है। अब वो जो नसीहत थी उनकी जिंदगी में, अब आप समझ सकते हैं कि एक वसीयत के तौर पे ईरानी जनता के लिए हो गई है। एक बुजुर्ग की वसीयत के तौर पे है कि तुमको आखिरी दम तक लड़ना है, खड़े रहना है, डटे रहना है मैदान में और किसी भी तरह की कमजोरी का मुजाहरा नहीं करना है। जी, जंग होती है तो लोग उसमें मारे जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो जज्बा है इनका, ये जज्बा इनका करबला से है। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। इसमें बिना आइडियोलॉजी, अगर किसी इंसान की आइडियोलॉजी सिर्फ मैटेरियलिस्टिक होती है, वो सिर्फ दुनियावी चीजों के बारे में सोचता है, तो फिर वो इस तरह की कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होता है। इस तरह की जंग और इस तरह के मैदान में टिकी रहने के लिए हतमन किसी आइडियोलॉजी की जरूरत होती है। वो आइडियोलॉजी यहाँ पे करबला की आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी है कि आप जानते हैं कि इमाम हुसैन ने सिर्फ 72 अफराद होने के साथ साथ हजारों के लश्कर से जंग करी, शहीद हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे। तो वो आइडियोलॉजी पे ही इमाम खामनई भी चल रहे थे, रहबर मौजम भी चल रहे थे और वही आइडियोलॉजी पे पूरी आवाम जो है यहाँ की जनता चल रही है। तो इसीलिए पूरी दुनिया आश्चर्य में पड़ी हुई है कि ये कौन सी ताकत है इनके पास। मिसाइल की ताकत अपने पास अपने हद तक काम कर रही है, लेकिन ये जो इनकी आइडियोलॉजिकल ताकत है, ये जो करबला की ताकत है, ये जो शहादत का जज्बा है, इसने इनको मैदान में टिकाया हुआ है। और ये दर्स इनको पिछले 40 साल से, इससे पहले इमाम खुमैनी ने इनको ये दर्स दिया है। आप देखें, आपने स्टडी किया होगा और आप देखें जाके कि ईरान इराक वॉर के टाइम, जो कि 8 से 10 साल तक चली है, उस जंग में तो इनके पास कोई हथियार भी नहीं थे। सद्दाम के पीछे पूरी दुनिया का सपोर्ट था, यूएस का भी सपोर्ट था, उस जमाने में सोवियत यूनियन का भी सपोर्ट था, यूरोप का भी सपोर्ट था। सब लोग उसको फाइटर जेट दे रहे थे, बम दे रहे थे, केमिकल वेपन्स दे रहे थे और वो खुले आम आसानी से ईरान के ऊपर इस्तेमाल कर रहा था। और उसका बयान था कि हम जो है नाश्ता बगदाद में करेंगे, खाना और लंच जो है तेहरान में जाके करेंगे। लेकिन 8 साल तक ईरानियों ने जंग लड़ी, तो उस वक्त भी इनकी आइडियोलॉजी इनको ताकत देती थी, मजबूत करती थी। शहादत का जज्बा था कि जिसके बिना पे उन्होंने वो जंग लड़ी और वो जंग जीती। और आज टेक्नोलॉजी के एतबार से भी, आज इल्मी एतबार से भी ये बहुत मजबूत है। जो आपने शुरुआत में जो इमेज दिखाई है, वो इमेज दुनिया जो है वो इमेज सबसे ऊपर वाली देखती है कि मिसाइल ऊपर गई और फूटी और इतना नुकसान किया, लेकिन उसके पीछे की जो तैयारी है कि जो आप देख रहे हैं साइंटिस्ट मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मिसाइल एक दिन में बन जाती है, ये साल की मेहनत है। यानी ईरान ने पहले अपने आप को इल्मी तौर से, अपने आप को टेक्नोलॉजी के तौर पे मजबूत किया है, उसके बाद जाके उन्होंने इस जंग को शुरुआत किया है। अगर ये प्लानिंग इनकी 30 साल 40 साल की ना होती, इनके साइंटिस्ट ना होते, इनके पास टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट ना होते, इतनी मिसाइल टेक्नोलॉजी ना बनाते, ड्रोन्स ना बनाते, तो आज फिर बहुत आसानी से, जिस तरह से वेनेजुएला में आप देखें, वेनेजुएला में क्या हुआ, वो रातों रात गए, प्रेसिडेंट को लिया, उसकी वाइफ को उठाया, लेके चले आए, एक गोली भी जो है वेनेजुएला की फोर्सेस की तरफ से नहीं चली। क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं है उनके पास। उनके पास ये है कि हम कम से कम नुकसान हो, लोग ना मरे, ठीक है, हमारा तेल ले जा रहा है ट्रम्प, हमें लूट रहा है, हमें जलील कर रहा है, कोई बात नहीं, हम जान तो बचा लेंगे। तो ये फर्क है ईरान में और दुनिया के बाकी देशों में। इन्होंने पिछले 30-40 सालों से तैयारी की है और सिर्फ जज्बात में आके ये हमले नहीं कर रहे हैं, इनके हमले पूरे प्लान्ड हैं। इनके पास एक के बाद एक, मसलन कहते हैं 6 लेवल्स तक की यहाँ पे जो है इनका सक्सेशन प्लान रहता है कि अगर एक शहीद हो गया तो दूसरा शहीद हो गया तो तीसरा, तो 6 लेवल्स तक के सक्सेशन
प्लान्स है इनके पास, पूरी आमादगी है और जनता जो है उसको भी पता है कि हमारी आर्म फोर्स जो है वो हवाई बातें नहीं कर रही है, हमारी आर्म फोर्स जो है वो, क्योंकि अच्छा दूसरी चीज ये है कि जो आर्म फोर्स है, आर्म फोर्सेस जो है वो भी जनता के अंदर से ही निकल के आए हैं। अभी मैं आज अपने एक दोस्त के घर गया कुछ सामान लेने के लिए, तो मैंने देखा उसके पड़ोस में जो है जो बंदा है वो IRGC का जवान था, वो शहीद हो गया है। तो इसी जनता के बीच से ही वो आर्म फोर्सेस निकल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्सेस जो हैं, जो इनके सैनिक दल हैं वो अलग हैं कोई और जनता अलग है, जनता के दरमियान से ही। तो जब जनता को अपनी फोर्सेस के ऊपर यकीन है और उनके पास आइडियोलॉजी है, उनके पास ईमान की ताकत है, उनको अल्लाह के ऊपर भरोसा है, तो इतने जज्बात के साथ वो डटे हुए हैं। कोई खास, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और वीडियोज इसकी गवाही दे रहे हैं। कल रात जब इन्होंने तेहरान के ऑयल डिपो पे हमला किया है ट्रंप ने, और ऑयल डिपो को इसलिए टारगेट किया है क्योंकि जब तेल वेल के भंडार के ऊपर हमला होता है तो आग बड़ी निकलती है। दुनिया को लगता है कि वो जो ट्वीट खेल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, बहुत बड़ा हमला हमने कर दिया, बहुत बड़ा हमला हमने कर दिया, तो जब आग बड़ी होती है तो लोगों को लगता है कि हमला बड़ा है। लेकिन जैसे ही वो हमला हुआ, तेहरान के मुख्तलिफ जगह पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने फिर वही अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे के साथ, ऐसा नहीं हुआ कि सब लोग अपने घरों में चले गए हों, बल्कि डिपो के पास भी लोग जमा हुए और उन्होंने नारेबाजी शुरू की। और आमादगी है यहाँ पे, आमादगी है इस चीज की कि हम खुद भी शहादत देने को तैयार हैं, लेकिन ये जंग इस वक्त, क्योंकि इन्होंने रेड लाइंस को क्रॉस किया है, हम अपनी कमजोरी इस जंग को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि हम ये बता देंगे कि अगर हमारी रेड लाइंस क्रॉस है तो क्रॉस करी गई है तो हम उसका पूरा जवाब देंगे। और इसीलिए जब डेपो में भी रात में जो तेल के भंडार पे जब अटैक हुआ, उसके बाद फौरन इन्होंने कुवैत के ऊपर, इन्होंने बहरैन के जो बेसेस हैं, इन्होंने कतर के जो बेसेस हैं उस पर अटैक किया और ये बताया कि तुम्हारी धमकियों से और तुम्हारे इस तरह के दिखावे वाले अटैक से हम डरने वाले नहीं हैं, हम वही करेंगे कि जो हमने प्लान किया हुआ है। और टारगेट इनका यही है कि बेसेस को जो है वो यूएस फोर्सेस से खाली करना है पूरे रीजन। लेकिन एक बात बताइए रिजवी साहब, हमारे तमाम साथी हैं, आप लोग भी अगर कोई सवाल रिजवी साहब से पूछना चाहते हैं, प्रेम कुमार जी, प्रफुल्ल कोलखियान जी और अमलेंदु जी, तो पूछ सकते हैं। रिजवी साहब एक बात बताइए कि आप जहां हैं वहां से तेहरान की दूरी कितनी है? और दूसरी बात जी, मैं एकदम जी प्लीज जी, आप सवाल करें। हाँ, और दूसरी बात, ये जो धमाके होते हैं, क्या आवाज वहां तक आती है? और इन धमाकों से जरा क्या कोई डर आप लोगों को भी लगता है? क्योंकि ये एक युद्ध का क्षेत्र, अभी 4 दिनों के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच। हम तो दिल्ली में रहते हैं और डर के साये में थे हम, और चूंकि आप ईरान में हैं और कब कहाँ धमाके हो जाएं, कब कहाँ मिसाइल दाग दिए जाएं। और ट्रंप साहब कल कह रहे थे, जैसे अभी आपने कहा भी, कल ईरान की आधी जनता, आप बता रहे हैं कि सड़कों पे थी और एक डर नहीं था, ये था कि आज देखते हैं कि वो कौन सा बड़ा धमाका करता है। तो ऐसे में आपकी दूरी कितनी है तेहरान से, ये और वो धमाकों की आवाज़ आप तक भी आती है क्या? यहाँ से तेहरान से कुम की जो दूरी है वो तकरीबन 120 किलोमीटर से ज्यादा है, तो ऐसे में कोई खास आवाज नहीं आती। हालांकि कुम पे भी अटैक हुए हैं, आज सुबह भी इन्होंने जो है नमाज सुबह से तकरीबन आधा घंटा पहले जो एक बहुत बड़ी यहाँ की रिलीजियस अथॉरिटी है, टॉप 6 रिलीजियस अथॉरिटीज, आयतुल्ला मकारिम शिराजी के दफ्तर के पास इन्होंने अटैक किया है। हालांकि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो कुम में भी छोटे मोटे अटैक होते हैं, पहले भी हुआ था यहाँ जो मजलिस खुफरान की बिल्डिंग पर अटैक किया था इन्होंने। तो ये जो कुम में अटैक्स होते हैं तो कभी कभी उसका अंदेशा, कभी आवाज आती है, अगर हम नजदीक होते हैं तो वहां पे हमें झटके भी महसूस होते हैं। लेकिन ये जो डर वाली बात है, मैं इसको आपको मिसाल बताऊं कि सुबह जब अटैक हुआ तो लोग जो है, क्योंकि शहरी के लिए उठे हुए हैं, सबको अंदाजा हो गया कि अटैक हुआ है, तो इसकी बजाय कि लोग उस क्षेत्र से दूर हो जाएं, वो क्षेत्र खाली कर दें, पुलिस को अनाउंसमेंट करने लगी कि भाई आप लोग ने जो यहाँ पे भीड़ लगा रखी है, ये भीड़ यहाँ से खत्म करो, क्योंकि हमें मलबा निकालना है, हमें यहाँ से दूसरी चीजों को देखना है कि आग बगल न लग जाए। या खतरा ये भी रहता है कि जब भीड़ जमा होती है तो इनकी टैक्टिक है ये इजरायलियों की, गाजा में इन्होंने ये बहुत किया है, पहले एक बम मारते हैं तो भीड़ जमा होती है तो दूसरा बम मारते हैं। तो पुलिस और प्रशासन ये कह रहे थे कि आप यहाँ भीड़ ना लगाएं, लेकिन मैं जिस बात को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये कि पब्लिक के अंदर डर नहीं है। मामूली जो आपने कहा वही होता है कि जब एक जगह अटैक हो जाता है तो पूरा एरिया खाली हो जाता है। लेकिन मैं अभी जब मीडिया सेंटर आया हूं तो मैं उसी रास्ते से आया हूं, मैं 2 मिनट रुक के मैंने वहां देखा तो लोग अभी भी वहां जमा है, लोग समझना चाह रहे हैं कि
किस बिल्डिंग पे अटैक हुआ है, क्या अटैक हुआ है, समझ रहे हैं, भीड़ लग जाती है। तो कोई डर का ऐसा माहौल नहीं है। हाँ, ये लोगों जहनी तौर से आमादा है लोग कि हाँ, हो सकता है जैसे इस बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ है, हमारे घर पे भी अटैक हो सकता है। तो जहनी तौर से लोग आमादा है कि क्योंकि हमें जिल्लत के हिसाब से अमेरिका हमें जलील करके रखे, जैसे कि मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्कों को जो है वो कुछ भी कह देता है। ईरानी इस्टेब्लिशमेंट, जो ईरानी तबका है, फोर्सेज हैं, ईरानी लीडरशिप है और जो ईरानी आवाम है, वो कहती है कि हमें जिल्लत की जिंदगी नहीं चाहिए, हमें इज्जत की मौत अच्छी। और ये आपने जरूर इंडिया में सुना होगा, इमाम हुसैन का ये बहुत मशहूर कौल है कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत अच्छी। और इसी को उन्होंने कबूल किया था यजीद के सामने। वो जलील नहीं हुए, उनकी बात नहीं मानी उसकी और शहादत को कबूल किया। तो इसी वजह से पब्लिक यहाँ पे भी आमादा है कि ठीक है। अब आप देखें ना, जो मैंने वीडियोस आपको शेयर की है, मैं कल रात वाली वीडियोस भी शेयर कर दूंगा अभी आपके साथ, कि छोटे बच्चे, मसलन मैंने 3 महीने के बच्चे से लेके 80 साल तक के बूढ़ों को भी देखा है इन रैलीज के अंदर, नमाज जुमा के अंदर। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं अगर बहुत जोश वाला हूं, मैं बहुत जज्बे वाला हूं, तो मैं कोशिश करता हूं चलो भाई मैं चलता हूं मैदान में, मेरी फैमिली तो जो है वो सेफ रहे, मैं फैमिली को कहीं सेफ एरिया में छोड़ देता हूं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सब लोग पूरी फैमिली के साथ। और आप खुद देखें, आयतुल्लाह खामनेई भी जब शहीद हुए हैं तो उनकी वाइफ उनके साथ शहीद हुई है, उनकी बेटी उनके साथ शहीद हुई है, उनकी नवासी उनके साथ शहीद हुई है। तो ये पूरा एक जज्बा है। क्यों? क्योंकि ये डर नहीं रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि अगर डर का कहीं से भी हमने इम्कान दिखाया, कहीं से भी हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारी हरकतों से अगर डर का पैगाम गया इजराइल की तरफ, यूएस की तरफ, तो ये मैंने पहले भी कहा था कि जैसे शहर का गुंडा होता है, डर उसका सबसे बड़ा हथियार है। B-2 बॉम्बर उसका हथियार नहीं है, बड़े बड़े मिसाइल उसका हथियार नहीं है। सबसे बड़ा हथियार एक जालिम का डर होता है। जालिम के सामने अगर डर की नुमाइश करेंगे, जालिम के सामने अगर डर का प्रदर्शन करेंगे, तो वो और ज्यादा उनके ऊपर जरी हो जाएगा, और ज्यादा उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जब देखेगा कि सामने ये लोग डट रहे हैं, ये हम डरते नहीं हैं, तो वो फिर धीरे धीरे खुद भी पीछे हटने लगता है। और आप देखेंगे कि अनकरीब अमेरिका और इजराइल इस जंग से पीछे हटने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मूड है ईरान का और ईरान की जनता का, वो इस जंग में किसी भी तरह की सीज़फायर की बात नहीं हो रही है। वो वही चाह रहे हैं कि हमें अपने रहबर का इंतखाब मिलना। जी, जरा ये बताइए कि क्या आप लोगों को वहां से इजराइल में ईरान क्या कर रहा है, दूसरे मुल्कों में क्या कर रहा है जहां अमेरिकी अड्डे हैं, इसकी खबरें भी मिल रही हैं? और खासकर चूंकि यहां हम बैठे हैं हिंदुस्तान में, इजराइल की खबरें नहीं मिल रही हैं। अगर आप तक मिल रही हैं तो आप ही बता दीजिए, क्योंकि यहां बिल्कुल नहीं आ रही हैं और जानना ज़रूरी है। हमारे तमाम साथी ये कहते हैं कि अरे आप तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ ईरान की बात करते हो, इजराइल की भी बात किया करो। और ईरान चूंकि इजराइल पर हमला बोल रहा है, और क्या कुछ खबरें आप तक आ रही हैं, ये बताइए। देखिए, मैं इजराइल की बस एक चीज में तारीफ करूंगा, बाकी तो सब वो बहुत गंदे टाइप के लोग हैं। लेकिन एक चीज में उनकी तारीफ करनी चाहिए कि जो मीडिया सेंसरशिप की है, उनको वाकई एक नोबेल प्राइज देना चाहिए मीडिया सेंसरशिप का, कि जिस तरीके से उन्होंने गला घोटा हुआ है अपने मीडिया का। पिछली जंग में तो फिर भी वीडियोज आ जाती थी, या वहां का जो आजाद मीडिया था, जो इंडिपेंडेंट मीडिया था, वो कुछ दे देता था। लेकिन इस बार इतनी ज्यादा वहां पे उन्होंने बुरी तरीके से कंट्रोल किया है कि कोई भी न्यूज नहीं आती। ज्यादातर इस वक्त जो वीडियोज या जो न्यूज आ रही है वो अमेरिकन बेसिस की ही ईरान के अंदर भी आ रही है। और आप देखिए कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, नाम मुझे नहीं याद है, वो जो शख्स है वो बता रहे हैं, शायद वो इजराइल में थे, रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, वहां बता रहे थे कि किस तरह से मीडिया सेंसरशिप है। बल्कि वहां ये कहा जाता है कि आप अगर 10 लोग हताहत हुए हैं, असर उन पे हुआ है मिसाइल का, तो कहा जाता है कि एक आदमी घायल हुआ है या एक आदमी की उंगली में चोट लग गई। तो ये मीडिया सेंसरशिप बहुत ज्यादा है, वहां की खबरें बाहर नहीं आ रही है। लेकिन जल्दी ही जो है वहां से भी हकीकत सामने आएगी। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए से मालूम चलता रहता है कि कितना नुकसान वहां हो रहा है। तो इजराइल की जो खबरें जो आप तक नहीं पहुंच रही हैं, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब ये अटैक करते हैं, अब तक 28 वेव्स जो है इन्होंने अटैक्स की हैं, तो ये बताते हैं कि हमने मसलन तेल अवीव पे हमला किया है, हमने हवा पे हमला किया है, हमने मुख्तलिफ जगहों, तो जहां पे इन्होंने टारगेट किया होता है उसको बताते हैं। ये IRGC के जो वो हैं स्पोक पर्सन, वो आगे प्रवक्ता बताते हैं पूरी बात। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हाँ, इतना हमारा अंदाजा ये है कि क्योंकि हमारी मिसाइल की मारक क्षमता ये थी और हमारा पूरा दकीक तरीके से जाके प्रिसिशन के साथ लगा है, तो इतने लोग हताहत हुए हैं। लेकिन क्योंकि सेंसरशिप है, वो यहाँ पे मालूम नहीं चल पाता।
आपके यहाँ भी मालूम नहीं चल पाता, इधर भी मालूम नहीं चल पाता, और हम लोग खोज रहे हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू कहाँ हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार दिखाई दे रहे हैं, सुबह सुबह सो के जगते हैं और अपने ट्रूथ सोशल पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं। आज भी उन्होंने लिखा, कल तो सुबह उठ के वो बड़ा हमला करने वाले थे, तो ऐसी बातें। आज ये खबर आ रही है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेतन्याहू ने, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उन्होंने कहा है वो भी अब हमारे पास आ जाएगी, तो वो भी हम बताएंगे। लेकिन प्रेम कुमार जी रिजवी साहब जी, मैं बस ये कहता, ये भी एक रिसर्च का मौजू है कि नेतन्याहू कहाँ है इस वक्त, दुनिया के किस कोने में है, इजराइल में है, जर्मनी में है, यूएस में है, साइप्रस में है। शायद इस पे भी अगर कोई यूनिवर्सिटी तहकीक और रिसर्च करे तो उस पर पीएचडी डिग्री देनी चाहिए कि नेतन्याहू जंग के टाइम पे कहाँ रहते हैं। जी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हवा में रह रहे हैं, जहाज में यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, बीच में जर्मनी चले गए, फिर इधर लौट आए। खैर, ज़रा जल्दी से प्रफुल्ल कोलखियान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रफुल्ल जी। सर नमस्कार रिजवी साहब, आपको और आपकी ईरान के लोग काफी बहादुरी के साथ अपनी संप्रभुता की रक्षा में लगे हुए हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। देखिए अंजाम चाहे जो हो, लेकिन अंतिम दम तक लड़ने की जो जज्बा है अपनी संप्रभुता के लिए, ये काबिल तारीफ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ जो हताहत लोग हो रहे हैं, जो लोग घायल हो रहे हैं, उनके चिकित्सा के लिए, उनके इलाज की जो व्यवस्था है उस पर भी अगर थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि 10 दिन के युद्ध के बाद और इस भयानक युद्ध के बाद इसमें भी मेरी दिलचस्पी है कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है जो लोग घायल हुए हैं, चोट लगी है। देखिए, ये आपने जो सवाल किया है इससे एक बहुत ही अच्छी तरफ पूरी समझ मौजू खुल गया है कि ईरान का मेडिकल सिस्टम कैसा है। और क्योंकि हम लोग जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं वहां का मेडिकल सिस्टम हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ईरान का जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही कवर्ड इंश्योर्ड है पूरी तरीके से। यहाँ पे जितनी भी आवाम है उसको हुकूमत की तरफ से इंश्योरेंस मिला रहता है, मेडिकल इंश्योरेंस। और क्योंकि मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में लीगल एक स्टूडेंट भी हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे भी उस इंश्योरेंस का फायदा मिलता है। तो मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मेरे घर में किसी की तबीयत खराब होती है या मेरे घर में कोई इस तरह से मुश्किल आती है मेडिकली, तो मुझे जो है तकरीबन 80% इंश्योर्ड रहता है। हमारी जो है मेडिकल फीस नहीं लगती है, उसमें दवाइयों में हमको कंसेशन मिलता है। और ईरानियों को तो तकरीबन समझिए 100% कंसेशन यहाँ पे मेडिकल का मिलता है। ये तो एक असल बात है। लेकिन जब इस तरह के हालात होते हैं, जब जंगी हालात होते हैं, चाहे वो 12 दिन की जंग हो, चाहे वो अभी जो जंग चल रही है, इसमें खास तौर से हुकूमत जो होती है, जो गवर्नमेंट है यहाँ की, वो चिकित्सा प्रणाली पे खास फोकस करती है और मुख्तलिफ तरह की एम्बुलेंसेस और जो मोबाइल एम्बुलेंसेस हैं या मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, खास तौर से ऐसे इलाकों में कि जहां पे हमले ज्यादा हो रहे हैं, मसलन तेहरान में, तो असली जो हॉस्पिटल्स हैं उस पे भी डिपेंडेंट रहते हैं, उसको भी यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि उनको ये पता है कि ये खतरा है कि यहाँ पे भी इजराइल अटैक कर सकता है, तो वो छोटे छोटे जो मोबाइल सिस्टम भी बनाते हैं कि जिसके जरिए से लोगों को मेडिकल राहत पहुंचाई जा सके। इसके साथ साथ वो लोग कि जो शहीद हो जाते हैं, यानी जैसे आपने मिसाइल पढ़ी तो एक घर के अगर 10 लोग शहीद हो गए हैं, तो पूरा एक सिस्टम है यहाँ पे शोहदा का। जो लोग शहीद हो रहे हैं उनके घर की जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी फैमिली की जिम्मेदारियां संभालने की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट आती है, उनका पूरा बच्चों की पढ़ाई का, उनके खर्चे का इंतजाम करती है। यानी पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसका काम यह है कि वो शहीदों की और शहीदों की फैमिलीज का जो है वो ख्याल रखती है। तो दोनों एंगल से, यानी मेडिकल एतबार से भी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, पूरी जो है उनको सपोर्ट मिलता है मेडिकल एतबार से, और वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और दूसरी तरफ से वो लोग जो शहीद हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली दुनिया में ये इंप्रेशन जाता है कि अगर शहीद हो गए या किसी की कोई मर गया किसी की फैमिली में जिम्मेदार, तो उसकी फैमिली पूरी प्रॉब्लम में आ जाती है। तो नो डाउट की प्रॉब्लम आती है, लेकिन जिस हद तक भी गवर्नमेंट है उनको खर्चे के एतबार से, उनकी जरूरतों के एतबार से पूरा सपोर्ट करती है। तो इस तरह से भी अगर ऐसा ना होता प्रफुल्ल जी, तो आप देखिए कि खुद पब्लिक के अंदर से आवाज उठती कि भाई जंग हो रही है और आप हमें सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के वीडियोज आज सोशल मीडिया है, कोई कहीं से भी कुछ डाल सकता है, या पहले भी ऐसी कहीं बात आती कि गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल में कमजोर है या हमारे शहीदों का ख्याल नहीं रख रही है, शहीदों की फैमिलीज का ख्याल नहीं रख रही है। ऐसी कोई भी यहाँ बात नहीं है। फौरन एम्बुलेंस पहुंचती हैं, लोगों को हॉस्पिटल लेके जाती हैं, उनको जो भी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होती है वो प्रोवाइड की जाती है। तो पूरी तरीके से मेडिकल इनका आमादा है। और जैसे कि पहले भी कहा कि क्योंकि जंग की तैयारी थी,
तो मेडिकल भी यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार था। खास हॉस्पिटल्स भी इन्होंने बनाए हुए हैं। कुछ हॉस्पिटल्स इन्होंने ऐसे भी तैयार किए हैं कि जो अंडरग्राउंड वगैरह हैं, कि अगर जरूरत पड़े और बहुत ज्यादा जंग बढ़ती है और बहुत ज्यादा अमानवीय तौर से वो हमला करते हैं तो उसके लिए भी पूरी तरह से आमादा है। मेडिकल सिस्टम पूरा मजबूती से इस जंग में सपोर्ट कर रहा है ईरान की जनता की। यहाँ पे ये जो तस्वीर हम लोग देख रहे हैं बीच में, वहाँ के मसूद पेजिशकियान, वहाँ के राष्ट्रपति और हॉस्पिटल गए हुए हैं। ये आज की तस्वीर है हॉस्पिटल में, जब मेडिकल फैसिलिटी की बात हो रही है तो खुद वहाँ के प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान खुद पहुँचे हुए हैं हॉस्पिटल में और रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये वीडियो बनाकर और मैसेज जो आवाम के नाम देना होता है वो दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें ऐसी आ रही हैं। लेकिन इस बीच जो आप अभी कह रहे थे, जो फ्यूल स्टोरेज पर जो हमला हुआ है तेहरान में, और क्या और भी दूसरी जगहों पे हुआ है? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि ये काफ़ी एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये मैंने पहले इसीलिए शुरू में कह दिया कि फ्यूल स्टोरेज पे जो है आग जब लगती है तो लगता है बहुत बड़ा कुछ हो गया है। यानी अगर एक बिल्डिंग पे अटैक करें और वहां पे खुदा ना खास्ता 100 लोग मारे भी जाएं तो वो इमेज नहीं बनती है, लगता है एक बिल्डिंग गिर गई है। लेकिन जब फ्यूल स्टोरेज है और रात में 1:30-2 बजे आप उस पर आग लगी हुई देखेंगे ना, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मीडिया ये दिखाता है कि कुछ बहुत भयानक हो गया है। तो 2 बड़े हमले कल इन्होंने किए हैं कि दोनों जो है वो सिविलियन टारगेट्स हैं। एक तो फ्यूल डिपो पे, ये तो चलिए ठीक है, फिर भी आप तेल के टैंकर पे अटैक कर रहे हैं। दूसरा जो इन्होंने बिल्कुल ही गैर इंसानी हमला किया है वो पानी के प्यूरिफिकेशन प्लांट के ऊपर हमला किया है। किश्म नाम की एक जगह है जहां पे ईरान का पानी का प्यूरिफिकेशन प्लांट है। तो ये काम मैं कहूंगा कि ये स्ट्रेटेजिकल, पता नहीं इनकी कौन प्लानिंग कर रहा है। ये बिल्कुल जो है ना ईरान को समझे हैं, ना ईरान की आइडियोलॉजी को समझे हैं, ना ये जो शिया मकतब है जिसपे ईरान पूरा टिका हुआ है उसको समझे हैं। जब आप पानी पे अटैक करेंगे तो ये और ज्यादा ताकत मिलेगी, क्योंकि इमाम हुसैन को करबला में पानी के जरिए से अजियत की गई थी। यजीदी फोर्सेस ने फुरात का पानी इमाम हुसैन के ऊपर रोका था। तो जब आप किसी शिया आइडियोलॉजी वाली पूरे मुल्क से पानी पे आके अटैक करते हैं तो उनके लिए एक ताकत का जज्बा है कि ठीक है, यानी तुम साबित कर रहे हो कि अगर हम हुसैनी हैं तो तुम यजीदी हो, तुम पानी पे अटैक कर रहे हो ताकि पानी बंद करके तुम प्रेशर मिलाना चाह रहे हो जनता को, यहाँ की आवाम के ऊपर हमला करना चाह रहे हो साइकोलॉजिकली कि देखिए हम आपके पावर प्लांट पानी के प्लांट के ऊपर हमला करेंगे। तो ये जो 2 बड़े इन्होंने कल हमले किए हैं जो इसको बहुत बड़ा ये समझ रहे हैं। एक ये फ्यूल प्लांट पे किया है, फ्यूल प्लांट से जब डेपो पे जब अटैक हुआ है तो पेट्रोल वहां से तेल वगैरह निकल के नालियों के जरिए से बाहर आ गया है। तो जब नालियों के जरिए से तेल बाहर आया है तो उन सब में भी आग लगी है। तो अब जो वीडियो बनती है तो लगता है कि पूरे शहर में आग लगी। अगर आप उसको हेलीकॉप्टर ड्रोन से अगर कोई वीडियो इसकी बनाए तो उसको लगेगा कि पूरे शहर में आग लगी है। लेकिन कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हमला पड़ा है नो डाउट की, क्योंकि ऑयल टैंकर पे अटैक हुआ है तो आग लगी है, उसको बुझाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये अफवाह भी यहाँ फैलाने की कोशिश की गई कि अब जो है ईरान के पास तेल का संकट आ जाएगा तो फिर यहाँ पे फौरन जो है जो मसूलिन थे, जो जिम्मेदार अफराद है, उन्होंने मैसेजेस के जरिए से ये बात पूरा कन्वे करी है फौरन कि बिल्कुल भी आप पैनिक ना करें, यहाँ पे तेल पूरा मौजूद है और किसी भी तरह की तेल संकट की बात यहाँ पे नहीं है। तो एक तेल के डेपो पे हमला और दूसरा पानी के उस पे हमला किया है कि पानी के जरिए से डराना चाह रहे हैं। तो ये 2 बड़े हमले की जिसको उन्होंने कल ट्वीट किया था और बहुत मूड में थे कि हम बहुत बड़े बड़े हमले कर देंगे। तो फिलहाल ये 2 बड़े डेवलपमेंट हैं। इसके मुकाबले में कहीं पे इजरायली मीडिया से ये भी खबर आई, मैं देख रहा था कि इजरायली मीडिया देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इजरायली मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस जंग को जो है ईरान वर्सेस खाड़ी देश कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि जो पानी के प्यूरिफिकेशन प्लांट पे हमला किया है वो दुबई ने किया है। शुरू में ये खबर चलाई गई, लेकिन फौरन जो है दुबई के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने आके इसका कंडेम किया और खंडन किया कि बिल्कुल सही न्यूज नहीं है, हमने जो है वो इस टाइप का कोई हमला नहीं किया है। तो पूरी कोशिश है कि इस जंग को जो है वो ईरान वर्सेस यूएई, ईरान वर्सेस सऊदी अरब, ईरान वर्सेस बहरीन, ईरान वर्सेस कुवैत, और मैं खुल के कहूं तो शिया सुन्नी जंग करने की रंग देने की कोशिश करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक ईरान कामयाबी के साथ अपने पड़ोसियों को ये पैगाम देता रहा है कि हम सिर्फ यूएस के बेसिस पे अटैक कर रहे हैं, हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध बना के रखना चाहते हैं और उस मुल्क के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे कि जिस मुल्क से हमारी तरफ कोई हमला नहीं होता है। मुराद उनकी वही है कि जहां की बेसिस पे हमारे ऊपर अटैक नहीं हो रहा है
हम उस बेसिस पे भी अटैक नहीं करेंगे, उस मुल्क पे भी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन बिल्कुल क्लियर प्रूफ है, बिल्कुल साबित है कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई से जो है वो ईरान के ऊपर अटैक अभी भी मुसलसल जारी है। जो अमेरिकन बेसिस हैं उसके जरिए से, इस वजह से ये बार बार पलट के जो है जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। जी, इसमें एक बात और बताइए रिजवी साहब कि क्या यहाँ पर हमारे साथी सिराज जी भी जुड़ गए हैं। सिराज नकवी साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और रिजवी साहब, आपके पास कुवैत पे आज हमला, कुवैत के अमेरिकी बेस पे हमला किया आज ईरान ने, और खबर बहरीन से भी आई। कल ही राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कल माफ़ी मांगी थी कि हम इन देशों पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन आज हमला का इसको किस रूप में देखा जाए, और क्या यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम इन राष्ट्रों पे, इन देशों पे डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे हैं, ये मैसेज देने की बात हो रही है, हम अमेरिकी बेस पे हमला कर रहे हैं, या सीधे सीधे है कि नहीं हम उस पर बिल्कुल हमला नहीं करेंगे जो उन्होंने बात कही थी? दोनों में थोड़ा फ़र्क समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, कल जो एक बात हुई थी वो ये कि अजरबैजान पे 2 ड्रोन हमले हुए थे, 2 ड्रोन के जरिए हमले हुए थे, जिसके बाद अजरबैजान के जो प्रमुख हैं अलीयेव साहब, उन्होंने आके काफी एतराज जताया कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा दोस्त, तो हमारे ऊपर क्यों हमले कर रहे हैं, और काफी सख्त उन्होंने बयान दिया। तो उसके बाद, हालांकि उसके फौरन बाद, यानी हमलों के फौरन बाद ही यहाँ की जो IRGC ने बयान दिया कि हमने हमले नहीं किए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि वो होता नहीं है कि मस्जिद में गोश्त डाल दो और मंदिर में गोश्त डाल दो, उसके बाद झगड़ा कराया जाता है। ये जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, तो वो पॉलिसी अभी भी 100 साल, 150 साल बाद अभी भी करना चाह रहे हैं। तो कुछ फॉल्स फ्लैग्स के जरिए से ये चाह रहे थे कि एक नॉर्थर्न फ्रंट भी जो है ईरान के साथ खुल जाए, अजरबैजान पे भी मामला कुछ हो जाए, झगड़ा वगैरह। तो उस चीज को आके पेजेश्कियान साहब ने कहा कि हम ऐसे ममालिक के ऊपर, ऐसे मुल्क के ऊपर कि जो हमारे पड़ोसी कंट्री हैं, हम उनके ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। उससे पहले टर्की का भी बयान आया था, शायद 4 दिन हो गए या 5 दिन हो गए, कि टर्की ने कहा कि हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल आपने मारी है। उससे पहले कि ईरान कोई बयान देता, खुद उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल नहीं मारी थी, बल्कि वो साइप्रस के ऊपर मारी थी, उनके बेसिस के ऊपर, लेकिन हमने जो है उसको इंटरसेप्ट किया है। तो इन 2 देशों के बारे में पेजेश्कियान साहब का कहना था कि क्योंकि ये हमारे मित्र हैं, हमारे नजदीकी है, और इनसे अभी कोई भी हमारा ऐसा हमारे पास खबर नहीं है कि इनके बेसिस के जरिए हमारे पर अटैक हुआ है, तो हम इन कंट्रीज के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और इस चीज को डिटेल में आके बाद में जो स्पोक पर्सन थे IRGC के, उन्होंने भी बताया था कि हमारे जो रईस जमहूर है, हमारे प्रेसिडेंट है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन मुल्कों के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा कि जिन मुल्कों से हमारे ऊपर हमला नहीं हो रहा है। लेकिन फौरन ही उन्होंने क्लैरिफिकेशन बाद में ये पेजेश्कियान साहब की तरफ से भी आया कि भाई, मेरी मुराद ये नहीं थी कि हम सारे खाड़ी देशों से बिल्कुल हमले रोक रहे हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं और इन अमेरिकन बेसिस के जरिए से ईरान पर अटैक हो रहे हैं, तो हम जवाबी कार्रवाई में इन बेसिस के ऊपर अटैक करेंगे। अगर मैं इसको खुलासे में करूं तो उनके बयान को सही से समझा नहीं गया, उनके बयान को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के पेश किया गया, और नहीं समझने में मुश्किल आई, उस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। और खास तौर से आपने देखा होगा कि जो ट्रम्प का ट्वीट था, कि जो आपने कहा कि वो सुबह उठते हैं और मूड में रहते हैं, तो उन्होंने पहले यही कहानी लिखी थी कि ईरान ने माफी मांग ली है और ईरान ने झुक गया है और ईरान सरेंडर हो गया है। ये सारी चीजें, वो जिस भी हालत में रहते हैं उठने के बाद, उन्होंने ये सारी चीजें लिखी और फिर नीचे लिखा कि हम बहुत बड़ा हमला करेंगे। लेकिन फौरन इसके बाद ही जो है, जब इनका बयान आया है पेजेश्कियान साहब का, उसके बाद ही फौरन IRGC के स्पोक पर्सन ने भी स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो मुल्क, जैसे मिसाल मैं दे रहा हूँ, मसलन जो ईस्टर्न मुल्क है, ईस्टर्न जो मालिक हैं ईरान के, मसलन पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई हमला नहीं है, क्योंकि इनके बेसिस से अभी ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर उन्होंने कर दी थी। और कल उसके बाद जब बहरीन पे और कुवैत पे और UAE पे दोबारा हमले किए बेसिस पे, तो उससे क्लियर हो गया है कि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर है। जब तक ये बेसिस हैं, जब तक ये बेसिस ईरान के लिए खतरा है, तब तक हम इसके ऊपर हमला करते रहेंगे। और ये हमारा बिल्कुल कानूनी, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हक है, अकली हक है, लॉजिकल है, और बिल्कुल ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ये बेसिस यहाँ से खत्म होनी चाहिए। जी, ये बताइए कि क्योंकि दिन भर आज खबर ये भी चलती रही कि ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया है, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन ये न्यूज़ एजेंसी में बता रहा हूँ, सेमी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी मेहर
उससे जानकारी के हिसाब से मैं बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें बताया गया है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के हेड ऑफ सेक्रेटरीट हुसैनी बुशहरी इस फैसले को सार्वजनिक रूप से घोषित करने के लिए जिम्मेदार हैं और वो जल्द ही बताएंगे। लेकिन क्या सचमुच नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो गया है? जी, ये बात कल से यहाँ पे चल रही है। यहाँ की जो इंटरनल मीडिया है, मतलब जो हम लोग को एक्सेस रहता है, उसमें भी ये बात चल रही है कि मजलिस खबरगान ने प्रोसेस पूरा कर लिया है और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि किसको नया जो है नेक्स्ट कौन होगा। लेकिन अभी अनाउंसमेंट कैसे होना है, उसके लिए क्या ये, क्योंकि अभी इस पे दो इश्यूज हैं। एक ये कि क्या इसी तरीके से जैसे, क्योंकि अभी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वो सब मसलन ऑनलाइन हुई हैं, कहीं पे भी हुजूरी तौर पे, कहीं पे भी फिजिकली बैठ के जो है एक जगह मीटिंग नहीं हुई है, क्योंकि खतरा है और इसी ताक में है कि किसी तरीके से हम जो है मजलिस खबरगान को टारगेट कर लें ताकि ये नेक्स्ट लीडर को सिलेक्शन वाला प्रोसेस ही खत्म हो जाए। तो ये सारा जो काम हुआ है वो अभी ऑनलाइन हुआ है, हुजूरी मिल के बात नहीं हुई है। तो लास्ट में अनाउंसमेंट के लिए अभी तय करना बाकी है कि क्या उसके लिए जरूरी है मीटिंग करना या ऑनलाइन तरीके से हो सकती है। ये कुछ टेक्निकलिटीज हैं जिसकी वजह से अनाउंस नहीं कर रहे हैं। जो खबर मुझे भी यहाँ मीडिया में दिख रही है वो यही कि अनौपचारिक, हालांकि इसको मैं अनऑफिशियली कहूंगा या सेमी ऑफिशियल जैसा आपने कहा, ऑफिशियल न्यूज अभी कोई भी जो है वो नहीं है कि चुन लिए गए हैं या नहीं चुन लिए गए हैं, लेकिन अनऑफिशियली ये बात यहाँ के सोशल मीडिया पर भी चल रही है कि हाँ सिलेक्शन कर लिया है, किसको बनाना जाना है उसका नाम इन्होंने फाइनलाइज कर दिया है। लेकिन अब कब अनाउंस करेंगे, कैसे अनाउंस करेंगे, ये जो है इसके बारे में अभी चर्चा चल रही है, जैसे वो मुनासिब समझेंगे, क्योंकि जंग का माहौल है। जंग के माहौल में बहुत सारी चीजों को देखते हुए वो फैसले लेंगे। तो अनकरीब जो है मुझे उम्मीद है कि कुछ जल्दी ही जो मुनासिब वक्त समझ के उसको अनाउंस करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे वली फकीर जो यहाँ पे लीडर हैं वो कौन होंगे। अच्छा, इसको किस रूप में लिया जा रहा है? जब इजराइल ने कहा है कि कोई भी सुप्रीम लीडर होगा उसको भी हम मार डालेंगे, इसको किस रूप में लिया जा रहा है वहां पे ईरान में? जी, यहाँ पे ये आमादगी है लोगों की, मतलब यहाँ पे जो फोर्सेज है उनकी आमादगी है। देखें, अगर उनका बस चलता तो जैसे आयतुल्लाह खामनेई को असैसिनेट किया उन्होंने, तो वो मजलिस खबरगान को भी अटैक कर देते, असैसिनेट कर देते, प्रेसिडेंट को भी कर सकते थे, किसी को भी असैसिनेट करने से वो चूकेंगे नहीं। तो फिलहाल पूरी सिक्योरिटी है इन सब अपराध की। अगर नए सुप्रीम लीडर भी आते हैं, नए वली फकीर भी चुने जाते हैं रहबर, तो फिर उनकी सिक्योरिटी का भी पूरा इंतजाम रहेगा, किया जाएगा, क्योंकि एक बार जो असैसिनेशन हो गया है तो दोबारा पूरी ज्यादा तरीके से, ज्यादा मेहनत से उसके ऊपर कुछ भी दुश्मन, हालांकि दुश्मन चाह रहा है, यानी इस्राइल और अमेरिका की पूरी कोशिश है कि हम टॉप लीडरशिप को खत्म कर दें ताकि पूरी तरह से हौसला टूट जाए ईरान की जनता का। लेकिन फिलहाल ऐसा होना जो है वो मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि पूरी तरह से सिक्योर है। जब मजलिस खबरगान अगर सिक्योर है तो फिर नेक्स्ट जो लीडर है उनकी सिक्योरिटी का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा। जी, रिजवी साहब, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा आप रहिए, अगर रह पाएँ तो बहुत बेहतर होगा और अच्छा लगेगा हम लोगों को। प्रेम कुमार जी के पास जरा आता हूं जल्दी से। प्रेम कुमार जी, हम अभी एक्चुअली रिजवी साहब चूंकि वहां ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, इनसे बेहतर कौन बताएगा सूरत हाल। हम लोग इधर उधर से तमाम न्यूज़ चैनलों को, अलग अलग मीडिया सोर्सेज को खंगालते हैं और कोशिश करके निकालते हैं और उस पर चर्चा करते हैं और अपने जो सोर्सेज हैं। लेकिन रिजवी साहब, नज़र अब्बास रिजवी साहब से बेहतर सोर्स और कौन हो सकता है जो वहाँ का सूरत हाल बताए। लेकिन अब ज़रा अमेरिका के हिसाब से आपसे प्रेम कुमार जी एक छोटा कमेंट लेना चाहता हूँ, फिर रिजवी साहब के पास आऊँगा। जल्दी से उनको भी छोड़ना है ताकि वो अपने दूसरे काम में लगें, व्यस्त हैं। प्रेम कुमार जी, अमेरिका और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो बातें करते आ रहे हैं पिछले 8-9 दिनों से, इस युद्ध की शुरुआत, जंग की शुरुआत से, उसको आप कैसे देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप के रोज के बयानों को देखिए, रोज वो पलटी मारते हैं। पलटने में वो नीतीश बाबू के 4 गुना ज्यादा पलटने लगे हैं, ये दिख रहा है। हम लोग तो यहां नीतीश कुमार को ही पलटू बाबू बोलते थे, बिहार वाले। जी, मैं बहुत संक्षेप में युद्ध अभी कहाँ खड़ा है अपनी आंखों से जो मैं देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ जी। जो एक बात जिस पर चर्चा हुई वो ये कि जो शिया और सुन्नी देश हैं उनको लड़ाने में कामयाबी नहीं मिली है, एक पॉइंट है अब तक। दूसरा पॉइंट है कि यूरोपीय यूनियन को या पूरे यूरोप को साथ लेने में कामयाब नहीं हुआ है ट्रंप, अमेरिका।
तीसरा पॉइंट है कि भारत जैसा देश जिसने जिस संप्रभुता के लिए भाई ईरान लड़ रहा है, दूसरे देश भी लड़ रहे हैं, तो वो संप्रभुता भारत ने जहां गिरवी रख दी है, उस देश को भी मतलब अपने स्टैंड में परिवर्तन करना पड़ा, खामनेई जी के लिए शोक व्यक्त करना पड़ा, ये स्थिति बनी। यानी जो आंख मूंद करके अमेरिका के साथ था उसको भी अपना स्टैंड चेक करना पड़ा है, ये हालात दिख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से विरोध शुरू हुआ है, वो अब वहां नारे लग रहे हैं, उनके मुंह पर नारे लग रहे हैं कि युद्ध बंद करो और फिलिस्तीन और वाशिंगटन डीसी छोड़ो, ये नारे लग रहे हैं। वहां की संसद में लोग चीख रहे हैं ईरान युद्ध बंद करो, ईरान पर हमला बंद करो। तो घर के भीतर से आवाज उठने लगी है। तो युद्ध में सबसे बड़ी बात यही होती है और जीत हार वहीं से निर्धारित होता है कि आपको समर्थन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका का समर्थन घट रहा है और अब तक ईरान जो है उसके लिए समर्थन बढ़ा ही। और इसमें अगर हम स्पेन का जिक्र नहीं करें तो अधूरा रह जाएगा। मुझे लगता है कि बिना लड़े हुए जो लड़ाई स्पेन ने लड़ दिखलाई है और एक नेतृत्व कर दिया है उस आवाज का जो युद्ध का विरोधी है और अमेरिका की दादागिरी का विरोधी है, वो मुझे लगता है उससे बड़ी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी जो लड़ाई स्पेन ने लड़ी बिना बारूद के। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है वो अभी मैं देख रहा हूँ, ये सांसद हैं थॉमस मैसी, ये अमेरिका में और इन्हीं की डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी रिपब्लिकन हैं वो, और इनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये कह रहे हैं ईरान वेनेजुएला नहीं है, अयतुल्ला खामनेई राष्ट्रपति नहीं थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथी पार्टी के साथी हैं और सांसद भी हैं। ईरान वेनेजुएला नहीं है, अयतुल्ला खामनेई राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि वो एक धार्मिक नेता और सर्वोच्च नेता थे, सुप्रीम लीडर थे। और संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने उन्हें शहीद बना दिया और ऐसा करने में हमने अरबों डॉलर खर्च किए और अब बड़े दुख के साथ 6 अमेरिकी परिवार और अपने बेटों और बेटियों को अलविदा कह रहे हैं। आखिर क्यों, ये सवाल पूछ रहे हैं। तो उनकी ही पार्टी में सांसद, उनके साथी अब ये सवाल उठा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। एक बात यहाँ और जोड़ के फिर एक बार फाइनल कमेंट के लिए आऊँगा रिजवी साहब आपके पास। स्विट्जरलैंड ने साफ साफ कहा है कि इस युद्ध की ज़रूरत क्या है। इजराइल और अमेरिका से सवाल पूछा है कि ईरान के ऊपर इस युद्ध को थोपने का, इस जंग को थोपने का मकसद क्या है, ज़रूरत क्या है। स्विट्जरलैंड ने आज कहा है। इटली की प्रधानमंत्री ने साफ कहा है आज कि अगर आप हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम आपका साथ दें तो बिल्कुल नहीं देंगे। ब्रिटेन ने कहा, लेकिन ब्रिटेन को झटक दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि आपने हमारी मदद नहीं की। जब हमने आपसे मदद मांगी आपने मदद नहीं की और आप अब मदद की बात कर रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं, हम आपकी मदद नहीं लेंगे और देखेंगे जो हमने आपसे, मतलब वो सीधे धमकाने वाले अंदाज में। आप अभी स्पेन की बात कर रहे थे प्रेम कुमार जी, इसलिए मैं और भी कि जिस ढंग से ये गतिविधियां बढ़ रही हैं, यूरोप कैसे बट रहा है इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन यूरोप के बटने से ईरान के युद्ध में क्या फायदा? ईरान यहाँ क्या ये आज से साल भर पहले वाला युद्ध है, जंग है वो वाली, या जो 8-10 साल जो जंग चली थी इराक के साथ वो वाली जंग, उस जंग को याद कीजिए। फिर अभी 8 महीने 9 महीने पहले वाली जंग को याद कीजिए, 12 दिन चली जंग, और आज की जंग। इस जंग में 2 नाम और भी आ रहे हैं रिजवी साहब। पहला नाम चीन का, दूसरा नाम रूस का। और ये बात इजराइल कह रहा है, ये बात उधर अमेरिका के भी खुफिया तंत्र के लोग कह रहे हैं कि खुफिया जानकारी रूस ईरान को मुहैया करा रहा है। और चीन जो है उसके पास जिस ढंग से सैटेलाइट्स और कैमरे 4K कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल हाई डेफिनेशन कैमरे 4K वो लगे हुए हैं, जो अमेरिकी बेस
कहाँ कहाँ मिडिल ईस्ट में है, गल्फ कंट्रीज में है, उसकी पूरी सटीक जानकारी दे रहा है। इसीलिए ईरान सटीक हमला कर पा रहा है। क्या ये सारी बातें भी चुकी हैं? मैं इंडिया में बैठा हूं, ये खबरें इधर आ रही हैं, क्या ऐसी जानकारियां, ऐसी खबरें आप तक भी आती हैं, आप लोगों तक ईरान में? और इसमें कितनी सच्चाई है, कि कितना दम है इन बातों में? एक जो खास बात है ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की, वो ये है कि जब ईरान जंग कर रहा था सद्दाम के साथ, मैं नहीं कहूंगा इराक के साथ, क्योंकि वो भी पूरी इराकी आवाम इस जंग का समर्थन उसने उस वक्त भी नहीं किया था। आज भी मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका, बेहतर रहेगा कहा जाए कि ट्रंप और कुछ सनकी लोग जो है जंग को थोपते हैं। तो जब सद्दाम के साथ जंग चल रही थी तो ईरान के पास हथियार नहीं थे और इनको हथियार जो है वो खरीदने पड़ते थे, और क्योंकि नया नया इनकलाब आया था तो ये पूरी तरीके से फाइनेंशियली तौर से कमजोर थे और हथियार खरीद नहीं पा रहे थे। उस वक्त आयतुल्लाह खामनेई ने और इमाम खुमैनी जो इससे पहले वली फकी और रहबर थे, उन्होंने कहा था कि आप पूरी फोकस करिए कि खुद अपना मिसाइल प्रोग्राम, अपनी टेक्नोलॉजी को आप खुद तैयार करें। तो जो इनके पास हथियार ये खरीदते थे रूस से, और उस जमाने में जो मुख्तलिफ कंट्रीज इनको सपोर्ट करती थी, पहले तो इनको हथियार भी नहीं बेचा जाता था, इनको गोला बारूद बेचा भी नहीं जाता था, जो भी थोड़ा बहुत इनको मिलता था वो उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे। और फिर इन्होंने धीरे धीरे पिछले 30-40 सालों में अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को इतना मजबूत कर लिया है कि आज दुनिया की जो सुपर पावर है वो तकरीबन 9 दिन से उलझी हुई है और ईरान पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ईरान इस जंग को इस तरह से देख रहा है कि वो चाइना और रशिया के साथ वो सिर्फ डिप्लोमेटिक समर्थन का ही सिर्फ उसको वो है ज्यादा उसको तकाजा नहीं है कि वो आए हमें मिलिट्री या मसलन इंटेलिजेंस सपोर्ट करें। अगर कर रहे हैं तो इसमें नो डाउट कि ईरान इसका स्वागत करेगा, उसको इस्तेमाल भी करेगा। लेकिन यहाँ पे जो जमीन पे बूढ़ है और जो अंदर जो बात चल रही है वो ईरान इस जंग को अकेले लड़ने के लिए सक्षम है और वो लड़ रहा है, पूरी तरीके से डटा हुआ है। जितनी भी मिसाइल्स है उनकी वो सारी यहाँ की होममेड हैं, कहीं से भी बाहर से उनके पास कोई भी गोला बारूद नहीं आया है और ना ही उनके पास इतना पैसा है। अगर आप देखें नॉर्मली दुनिया में क्या होता है, लोग अपनी आप देखिए, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा, देखने के लिए कि ईरान का जो एयर स्पेस है वो निस्बतन उस पे अमेरिका और इजराइल जो है आसानी से आके, बहुत आसानी से तो नहीं लेकिन आके वो अटैक कर रहे हैं। ईरान में भी कर रहे हैं, कुम में भी कर रहे हैं और दूसरी जगह पे भी कर रहे हैं, यानी एयर स्पेस इतना ज्यादा सिक्योर इनका नहीं है। तो ऐसे में दुनिया के मुल्क क्या करते हैं, वो जाते हैं दूसरे मुल्कों से अरबों डॉलर का फाइटर जेट खरीद लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास 10 फाइटर जेट हम खरीद लें, 20 फाइटर जेट हम खरीद लें, और उसमें फिर आके वो अरबों डॉलर, अरबों रुपए जो है वो बर्बाद किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं। और कुछ जो होता है वो आपको पता है मुझसे बेहतर। लेकिन ईरान ने कहा कि ना हमारे पास इतना पैसा है और ना ये अक्लमंदी है कि हम अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए किसी दूसरे मुल्क के फाइटर जेट के ऊपर डिपेंडेंट रहे, क्योंकि जिस मुल्क से भी हम फाइटर जेट खरीदेंगे उससे कम से कम हम जो है वो आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा डिक्टेट करेगा हमें कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। इसलिए ईरान ने जो शुरू से स्ट्रेटेजी अपनाई है वो उन्होंने मिसाइल बनाने के ऊपर, और वो भी कोशिश उनकी ये है कि सस्ते मिसाइल, आज इनका जो ड्रोन है वो $25,000 में, $20,000 में बन जाता है, और वो जाता है जब जिस सिस्टम पे अटैक करता है उस सिस्टम को बचाने के लिए एक एक मिसाइल जो है वो $1-1 मिलियन की मिसाइल वहां पे चलती है कि उस शाही ड्रोन को जो है वो गिरा दिया जाए। तो ईरान ने यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपनी जरूरत को समझते हुए इन्होंने कहा कि हम ये फाइटर जेट्स नहीं बना सकते, अभी खरीदना भी अक्लमंदी नहीं है। तो इन्होंने पूरी तरीके से इन्वेस्ट किया है अपने मिसाइल प्रोग्राम के अंदर, और आज इनके पास मुख्तलिफ तरीके से, आज की बात हुई, इस अभी तक सिर्फ फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो सेकेंड, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और उसके बाद की जो मिसाइल है उसका तो भी इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। तो ये जंग जो है, ईरान जो मूड है यहाँ पे, वो ईरान अकेले लड़ने को तैयार है। और रूस और चीन के बारे में मैं बस एक टिप्पणी करूंगा छोटी सी, वो ये कि ईरान से बड़ा जो कहते हैं साथी था या जो पार्टनर था वो वेनेजुला था, रूस और चीन का, मादी एतबार से भी और आइडियोलॉजिकली एतबार से भी। वेनेजुला हाथ से निकल गया, रूस ने कुछ नहीं किया बयान देने के अलावा, चाइना ने कुछ नहीं किया बयान देने के अलावा। तो ऐसे हालात में एक पूरी तरीके से किसी और के ऊपर डिपेंड होना शायद ईरान के लिए और ईरान की आर्म फोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा अक्लमंदी नहीं होगी। अगर किसी भी तरह के इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रहे होंगे तो नो डाउट वो उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। मुझे इसमें डिटेल में अंदर क्या चल रहा है नहीं खबर है, लेकिन मूड यहाँ पे यह है कि ईरान पूरी तरीके से इस जंग को अकेले लड़ने के लिए सक्षम है और तैयार है।
कि हम इस जंग को आखिरी नतीजे तक पहुंचाएंगे। जी, आप जब अभी बोल रहे थे तो कुछ आवाज़ आ रही थी, तो मैं थोड़ा घबरा गया कि कहीं धमाके की आवाज़ तो नहीं है, क्योंकि जंग के हमारे मैदान में साथी और दूसरे रूम पे दरवाजा बंद कर रहे थे, तो यहाँ पे आवाज आई। जी, मैं थोड़ा सा घबरा गया कि कहीं ये क्योंकि कोई ठिकाना नहीं। आप लोग सुरक्षित रहें और महफूज रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि वहाँ का सूरत हाल और फिर दूसरी चीज़, न सिर्फ आपकी बात, वहाँ की आवाम के लिए भी यही हम चाहेंगे कि वो खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे और यह जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो। ये हमारे लिए कोई टीआरपी बटोरने का ज़रिया नहीं है। ये हम चूँकि ऑलरेडी इसको बहुत नज़दीक से आपके ज़रिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मीडिया का जो हाल है आप जानते हैं, रिजवी साहब बेहतर जानते हैं, और इसलिए भी चाहते हैं हम कि जो सही है, जो सच है वो दिखाया जाए। और भारत सरकार का रुख बहुत ही रूखा रुख रहा, और ख़ासकर अभी तक, क्योंकि अभी तक ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान नहीं आया है। भले विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी जाकर एम्बेसी में मिलके आए, उन्होंने शोक संवेदना वहां व्यक्त कर दी, लिख दिया, लेकिन अभी तक कोई बयान आया नहीं है। इसलिए काफ़ी रूखा रहा है ये रवैया। इसलिए भी जो सच्चाई है वो तो हमारे जनता तक आनी चाहिए, यहाँ की आवाम, यहाँ का जो नागरिक हैं उन तक तो आनी चाहिए, इसलिए भी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और सलीम सिराज जी हमारे साथ जुड़े। नाम जरा ठीक कर लीजिए सिराज नकवी साहब का। और नकवी साहब आपके पास आता हूं, और फिर तमाम हमारे साथी इधर अमलेंदु जी भी, प्रफुल्ल जी, प्रेम कुमार जी, सबके पास आता हूं। नकवी साहब जरा ये बताइए, जरा ठीक कर लीजिए इनके नाम को, जरा ठीक करना ज़रूरी है। सलीम रिजवी लिख रहे हैं आप। नकवी साहब, क्या आप इस, अब जैसे अभी प्रेम कुमार जी भी बोल रहे थे कि आज 9वें दिन आप अमेरिका को इस जंग में कहां देख रहे हैं? 9वें दिन अभी एक आध दिन पहले शायद CIA के साबिक चीफ का जॉन ब्रेनन का बयान आया है, और उन्होंने ये बात कबूल की है, इसको स्वीकार किया है कि ट्रंप की जंग ने हमें हमारे अंदाजों से या ट्रंप सरकार के अंदाजों से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात ईरान नहीं कह रहा, ये बात कोई दूसरा मुल्क नहीं कह रहा जो ईरान का तरफदार हो, ये वहां का साबिक CIA चीफ कह रहा है। और उसमें जो नुकसानात हो रहे हैं अमेरिका के, वो अभी जॉर्डन में आपने देखा कि वहां $300 मिलियन का जो अमेरिकी रेडार है उसको तबाह कर दिया गया। और इसराइल से अभी एक जर्नलिस्ट, इंडिया के जर्नलिस्ट जो साधना चैनल में है, ब्रजमोहन सिंह लौट कर आए, सब सोशल मीडिया पर भी उनके बयान जो बड़ा वायरल हो रहा है, उन्होंने ये बताया है कि इसराइल में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, और वहां हालत ये है कि वहां अगर कोई रिपोर्टिंग करता, कोई अपनी वीडियो वगैरह बना के शेयर करता है तो उसे 5 साल तक की सजा, कुछ मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल पाबंदी है, ये तो बात सामने की है। तो उन्होंने ये बताया है कि बंकर के अंदर जो छुपे हुए हैं लोगों, 100 मीटर के अंदर तक जो हमले हो रहे हैं उसमें बड़ा जानी नुकसान हो रहा है, उसका मैं बयान नहीं कर सकता, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और इसराइल ने पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है, इसके बारे में आप कोई रिपोर्टिंग कीजिए। यही मामला अमेरिका का है कि अमेरिका के जितने फौजी मर रहे हैं और उनका जो नुकसान हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, उनके फौजियों का भी नुकसान हो रहा है हमलों में। और ये तो आप जानते ही हैं कि जितने वहां पर आसपास के उसके जो अमेरिका के फौजी अड्डे थे उन पर बुरी तरह से हमले जारी हैं ईरान के। और अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई जिससे ये पता चलता कि ईरान इस जंग में कहीं 19 पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है, बल्कि अमेरिका समेत ये तमाम ताकतें, इनके अंदर जो लोग बैठे हैं, खुद ट्रंप की पार्टी में इस बात को लेकर बड़ी यानी आपस में बहुत गतिरोध है और बहुत आपस में तकरार है कि आपने हमें जंग में झोंक दिया और हमारा नुकसान हो रहा है, इस मुल्क का नुकसान हो रहा है। लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हम इसराइल के लिए इस हद तक चले जाएं कि हम अपनी उसके पैसे की और अपने फौजियों की जानों की कुर्बानी दे दें। तो बात यह है कि ईरान ने जो कुछ किया वो ये सही है कि उसने अपने डिफेंड नहीं किया, लेकिन उसने पहले से कहा था कि हम भरपूर जवाब देंगे। और आज की हालत ये है कि अमेरिका और इसराइल दोनों
उन्होंने घुटने जाहिरी तौर पर भले ना टेके हों, लेकिन जितना उनका नुकसान हुआ है वो घुटने टेकने से कम नहीं है। उनको इस जंग में इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उन्हें अगले कम से कम 5-7 साल 10 साल उसमें जो पैसा खर्च किया वो सब डूब गया है उनका। और आप जानते हैं कि जो वहां जितने अड्डे हैं उनमें आज से नहीं, बहुत पहले से, एक दशक से भी ज्यादा पहले से, कई दशकों से वहां पर जो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उन अड्डों को सुधारा जा रहा था, वहां पर जो चीजें आ रही थी, अमेरिका अपने तमाम हथियार वहां जमा कर रहा था, रडार वगैरह लगाए थे, डिफेंस सिस्टम लगाए थे, वो सारे सिस्टम बुरी तरह से नाकाम हो गए। अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा, और ये बात खुद अमेरिका में लोगों ने कबूल की है कि हमारा डिफेंस सिस्टम बिल्कुल पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। तो बात यह है कि आप कुछ भी कहते रहे, आप अमेरिका ईरान के मुकाबले में पिछड़ रहे हैं, बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं। और ट्रंप की बिल्कुल सही बात यह है कि ट्रंप की इस वक्त दिमागी हालत इतनी सही नहीं है। वो इस जंग में ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से बुरी तरह बौखलाया हुआ है। और इसराइल का मामला यह है कि इसराइल की लीडरशिप का कोई बड़ा बयान अभी आ ही नहीं रहा, वो बता ही नहीं रहे कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही कि जैसे मैंने आपसे कहा कि उनके यहाँ तो पाबंदी लगी हुई है कि जितना नुकसान हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। ये क्यों है? ऐसा कोई क्यों का पड़ता है? भाई हमारे यहाँ अगर कोई किसी से हमारी लड़ाई है और हमने कोई बड़ा तीर मारा है तो हम तो क्या कहना चाहिए मोदी जी के उसमें जैसे 56 इंच की छाती को ठोक के कहेंगे भाई हमने तो फला अपने दुश्मन के ये नुकसान कर दिया। लेकिन इसराइल ऐसा कोई नुकसान बताने में इसलिए नाकाम है कि वो इतना बड़ा नुकसान, ये दो हमले जिसका जिक्र अभी रिजवी साहब ने किया, ये हुए बड़े हमले हुए हैं। और उसकी वजह ये देखिए कि कुछ चीजें ऐसी है कि जिसमें ईरान कुछ नहीं कर सकता, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो उनके जो इथिक्स हैं, उनके जो उसूल हैं, जो उनके आदर्श हैं, जिसका जिक्र अभी बार बार होता रहा, कई दिन से आपके यहाँ हो रहा है, वो करबला की आइडियोलॉजी है। करबला की आइडियोलॉजी किसी शहर पर, किसी आवाम की जगह पर, पब्लिक प्लेस पर हमले की इजाजत नहीं देती। ईरान ने जो हमले किए हैं उसमें इस बात का भरपूर ख्याल रखा गया। हो सकता है इसमें कहीं किसी शहरी की जान गई हो, नुकसान हुआ हो, किसी आम बिल्डिंग पे भी उनके मिसाइल गिरे हों या ड्रोन गिरे हों, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जानबूझ के ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि किसी एक भी शहरी का, चाहे वो शहरी इसराइल का हो, चाहे वो अमेरिका का कोई शहरी उस इलाके में हो या उनके आसपास के इलाकों में, किसी अमेरिकी शहरी पे या इसराइली शहरी को देखकर उस पर अटैक नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ फौजी ठिकानों को। यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल का फौजी नुकसान कहीं ज्यादा हुआ है ईरान के मुकाबले में, और ईरान का जानी नुकसान इसलिए ज्यादा हुआ है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल उसके शहरी इलाकों पर हमले कर रहे हैं, अस्पतालों पर हमले कर रहे हैं। और अभी जैसे बताया कि पानी के जो ऑयल रिफाइनरी उस पर भी हमला किया गया और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भी हमला किया गया। तो ये इस तरह का हमला ईरान कभी नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। ये उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाती है बात। जैसे कि एटम बम के मामले में कहा जाता है कि फतवा आ गया था अमनई साहब का कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे कि ये मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार हैं। तो बात यह है कि ईरान जो कुछ कर रहा है उस जंग में अपनी पॉलिसी को सामने रख के उसमें वो कामयाब है, और अमेरिका और इसराइल दोनों हार रहे हैं। ये बातें सबके सामने आ गई, उनके नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बड़े पैमाने पर ये नुकसान हो रहे हैं। जरा जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूं। फटाफट आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को समेटने की कोशिश करते हैं। अमलेंदु जी, क्या यहाँ पर ईरान की बात हम समझ रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उन्होंने फिर वहाँ से आह्वान किया है ईरान के लोगों को कि आप एकजुट होइए और रिजीम चेंज कीजिए। यहाँ रिजीम चेंज करने वाली बात जो है वो कहाँ दिखाई? अभी तक परमाणु कार्यक्रम को रोकना है ये बात चल रही थी, उससे पहले परमाणु ठिकानों पे हमने हमला कर दिया, सारे ध्वस्त कर दिए, ये पिछली दफा ये बात हो गई। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं नजर आता ये पूरे स्टेटमेंट्स, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू के स्टेटमेंट हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट हो। और ये इस जंग को चूंकि हम लोग बहुत नज़दीक से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं झूठ और सिर्फ झूठ उसी का बोलबाला नजर नहीं आ रहा है अमेरिका और ईरान की तरफ, अमेरिका और इजराइल की तरफ से। राजीव जी 100% झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ ही आ रहा है, क्योंकि नारा तो यहाँ का है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लेकिन मित्र यहाँ के लोगों के वहां है तो उन्होंने उधार ले लिया है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो वो चल रहा है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन राजीव जी आपने ही दिन में जब ब्रेकिंग की थी समीर जी के साथ में, तो आपने ही ब्रेक किया था
कि इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग, और उन्होंने ट्रंप के को जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि उनको माफ कर दिया जाना चाहिए नेतन्याहू को, तो हर्जोग ने जवाब दिया कि इस समय चूंकि युद्ध चल रहा है तो सारी प्रक्रिया स्थगित है, और नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, मौजूदा प्रधानमंत्री, जिन पर भ्रष्टाचार और धोखे के आरोप में मुकदमा चल रहा है। तो नेतन्याहू साहब जो बात कर रहे हैं राजीव जी, वो सीधे सीधे एक तरह से कहा जाए खुद को बचाने के लिए बातें कर रहे हैं। अरे बात कर रहे हो ईरान में रिजीम चेंज की, पहले अपने तो बचो खुद को। जिस दिन युद्ध रुक गया उस दिन जेल में होंगे। इनके 4 सहयोगी जेल में हैं जिनको सजाएं हो चुकी हैं, और उनके बयान के आधार पर इनको भी सजा होनी है नेतन्याहू को। लेकिन यहाँ राजीव जी एक तारीफ करनी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्त हो तो डोनाल्ड ट्रंप जैसा हो, भले ही वो मोदी जी का दोस्त ना हो, मतलब मोदी जी की तो वो धमकी देता रहता है रोज रोज की पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूंगा, लेकिन नेतन्याहू को बचाने के लिए ट्रंप ने अमेरिका को जो है कितने गहरे दलदल में फंसा दिया है। तो ये दोस्ती होती है कि देखो नेतन्याहू हमारा दोस्त है और उसको बचाने के लिए हम अमेरिका को भी दांव पर लगा देंगे। अब राजीव जी, बहरीन से जो खबर आ रही है, जिसको आईडीएफ ने दावा किया कि बहरीन के उस होटल पे उसने हमला किया जिसमें यूएस के जवान रुके हुए थे, और इनडायरेक्ट तौर पे जो वहाँ का विदेश विभाग है उसने स्वीकार कर लिया अमेरिका के कि वहाँ हमला हुआ है और कि हम मदद कर रहे हैं, आपको फ्लाइट्स बंद हैं और हम आपको पैदल रास्ते से निकालेंगे, कॉमर्शियल जो है वो इंतजाम करेंगे, और हम हमारे संपर्क में रहिए, वहाँ की गाइडलाइन का आप कीजिए। तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि नुकसान काफी ज्यादा है अमेरिका का और इसराइल का हो रहा है। अब राजीव जी, इसराइल ने भी ये स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि उसके सैनिकों की जान जा रही है। आज ही अभी थोड़ी देर पहले इसराइल की जो सेना आईडीएफ, उसने स्वीकार किया है कि लेबनान की तरफ से जो रॉकेट दागे गए उसमें उसके 2 सैनिकों की जान चली गई है। और ये दावा किया इसराइल ने कि ईरान जो है वो क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है और उससे उसके बंकर जो है टूट जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए राजीव जी कि अब ये धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू किया है कि हाँ, नुकसान जो है वो हो रहा है। तो ये इस तरीके के नुकसान जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची, राजीव जी, आज वो NBC न्यूज अमेरिका का, उसके साथ बातचीत कर रहे थे, और जब उनसे पूछा गया कि भाई ट्रंप ने कहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर, उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने पिछले जब 12 दिन का युद्ध हुआ था तब भी कहा था, नेतन्याहू ने भी और ट्रंप ने भी कि अनकंडीशनल सरेंडर, और अनकंडीशनल सरेंडर जो था वो नेतन्याहू करके चला गया, ट्रंप ने खुद सीज फायर की घोषणा कर दी। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारे शहीद इमाम खामेनेई जो हैं उनका हम बदला नहीं ले लेंगे, और ये अगर रुक जाते हैं तो हम ठीक है रुक जाएंगे। ये एक तरीके से साफ कर दिया गया। तो ये बहुत राजीव जी एक तरीके से दिक्कतें जो है वो बढ़ती चली जा रही है। दूसरा, जो खाड़ी देशों को लपेटने की बात थी, जो नीति थी ट्रंप की कि खाड़ी देश जो इस जंग में कूद जाएं, तो वो कहीं से भी कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि खाड़ी देश समझ रहे हैं कि भाई इसमें नुकसान तो हमारा होगा। हम लोगों ने लगातार चर्चा की राजीव जी, UAE के जो हफ्तूर ग्रुप के मालिक है, खरबपति हैं, उन्होंने तो ट्रंप को खुला खत लिखा कि भाई तुमने किससे पूछ के हमको इस जंग में झोंक दिया, जंग तुम्हारी थी, हमारी तो जंग थी नहीं। तो अब वहां से अंदर से आवाज है राजीव जी, जो वहां के जो बिजनेसमैन है खासतौर से, उनकी तरफ से आवाज उठ रही है कि भाई ट्रंप ने तो तबाह कर दिया हमारा सारा बिजनेस, और कितना दिन लगेगा इसको संभालने में। भाई जो सब जो निवेश करते थे लोग खाड़ी के देशों में, वो ये करते थे कि सुरक्षित है, तो वो सुरक्षा कहाँ रही। और ये कहा जा रहा है, वहां के लोग कह रहे हैं, सरकारें वहां की जो है उनके तभी जुबान में कह रही हैं कि भाई आपने केवल इजराइल की सुरक्षा का ध्यान दिया और बेस आपके हमारे यहाँ थे, हमारी सुरक्षा का आपने क्या किया। तो ये सवाल जो राजीव जी उठने लगे। अब जो सूचना चल रही है कि वो, हालांकि वो अपुष्ट है, एक मीडिया आउटलेट है, उसने जारी किया है कि एक चीन का एक जो जहाज है, खुफिया जहाज, वो अब जो है वो अरब सागर में उतर गया है और वो निगरानी कर रहा है। तो अगर ये खबर सही है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, अगर ये खबर सही है तो फिर ये राजीव जी दूसरा रूप लेने जा रहा है। अब जो ट्रंप साहब ने जिस तरीके से धमकी दी कि हम आज रात में हम बहुत जोरदार करेंगे, अब जिससे पेट्रोलियम उस पर हमला किया राजीव जी, वो वही पेट्रोलियम स्थल है जहां पिछली बार भी आपने हमला किया था जी, 12 दिन का जब चला था। तो यानी ये नया आप प्लॉट भी नहीं खरीद मतलब देख सकेगी जिस पे आप हमला करें। जो आपको मालूम था आपने वही पुरानी जगह पे हमला कर दिया। अब आप हमले कहाँ कर रहे हैं? इस्फहान में यूनेस्को की संरक्षित मॉस्क्यू है, नक्शे मस्क कुछ करके, उस पर आपने हमला किया उसके पास। अब इस्माइल बागई जो वहाँ की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, यूनेस्को से यूएन से पूछ रहे हैं कि क्या भाई इस पे भी आप कुछ बोलोगे या मुंह में दही जमाए बैठे रहोगे। तो ये राजीव जी, और ये जो सैनिकों का जो नुकसान है वो यूएस और इजराइल का हो रहा है, और जनहानि जो हो रही है वो ईरान की हो रही है,
तो ये बड़ा एक अंतर है। तो यानी ईरान जो हमले करता है वो बताता है कि हमने कब हमले किए, उसका क्या जी। नुकसान हुआ, वो सूचनाएं देता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ये कोई सूचना नहीं देते कि कितने हमले हुए। हालांकि अब ये स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि है, अभी बताया गया है थोड़ी देर पहले कि पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं, क्योंकि सूचना मिली है कि ईरान की मिसाइलें फिर आ रही हैं। राजीव, फिर आ रही हैं जी। यहाँ 28वीं लहर इन्होंने उसकी घोषणा आज कर दिया IRGC ने, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने। और इस बीच हमारे साथ रिजवी साहब जुड़े हुए थे, अभी हम लोग लगातार उनके साथ लगभग आधे घंटे 45 मिनट तक हमने वहाँ का सूरत हाल जाना। और वो बता रहे थे कि कल रात को काफ़ी देर तक हम रहे और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि कई सारे साथी सोचते हैं कि हम यहीं दिल्ली में बैठकर और ईरान बता रहे हैं। एक आध कॉल मेरे पास ऐसे भी आए, बहुत आप लोगों को आश्चर्य होगा कि अरे ये तो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं और आप लाइव फ्रॉम ईरान लिख रहे हैं कुछ भी। तो भाई देशबंधु और DB लाइव एक बहुत ही सम्मानित मीडिया हाउस है, ऐसी मूर्खतापूर्ण गलतियां नहीं करता है। पत्रकारिता अपने जिस पेशे में हम हैं, सबसे तेज नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था उनसे, रिजवी साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप एक PTC कीजिएगा, एक छोटी सी रिपोर्ट बना के ज़रूर भेजिए, कम से कम लोगों के लिए, कम से कम ईरान में चल क्या रहा है ज़मीन पर। अब चूंकि मीडिया सेंटर में वो बैठकर और आधिकारिक तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं, ये आप लोगों को भी बता दूं कि जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान में जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वैसे ही वहाँ का जो मीडिया सेंटर है, वहाँ से डिप्यूटेड आधिकारिक तौर पर कि DB लाइव में आपको बैठना है, सरकार की तरफ से हमारे साथ बैठते हैं। ऐसे नहीं कि कोई चलता फिरता आदमी बैठ रहा है। चलिए खैर, लेकिन ज़रा देखिए छोटी सी रिपोर्ट, फिर आता हूँ प्रेम कुमार जी, प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूँ, फिर प्रेम कुमार जी, ज़रा जी आप सबके पास आता हूँ। ज़रा ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये सुना होगा, दुनिया में कुछ बदअक्ल लोग ऐसे भी हैं कि जो रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई को डिक्टेटर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो डिक्टेटरशिप चला रहे थे ईरान के अंदर। मेरा उन लोगों से ये सवाल है और साथ ही साथ दुनिया के सारे इंसाफ पसंद लोगों से ये सवाल है कि क्या मेरे पीछे जो अफराद आपको दिख रहे हैं, जो आवाम यहाँ आपको सड़कों पर दिख रही है और मुसलसल आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से लाखों की तादाद में लोग रोज रात में सड़कों पर निकलते हैं और सबके जहन में, सबके लबों पर एक नारा रहता है कि हमें अपने रहबर की शहादत का इंतकाम लेना है। कौन ऐसा डिक्टेटर दुनिया में है कि जहां पर लोग इतना उसको चाहते हों, इतना ज्यादा मोहब्बत करते हों, जैसे एक शफीक बाप से मोहब्बत करी जाती है। जी हाँ, ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये मोहब्बत का निज़ाम है, ये वली फ़क़ी का निज़ाम है, जहाँ पे एक शफीक बाप की तरह वो अपनी पूरी उम्मत का ख्याल रख रहे थे और उसको आगे लेके चल रहे थे। और यही वजह है कि आज इतनी ज्यादा बमबारी के बीच में भी, इतने ज्यादा अटैक्स के बीच में, न सिर्फ में बल्कि तेहरान, मशहद, इस्फहान, शिराज और ईरान के तमाम शहरों में पब्लिक रोडों पे है, पब्लिक मैदानों में है, पब्लिक चौराहे पे है और एक ही नारा लगा रही है कि जब तक हम अपनी उम्मत के रहबर के शहादत का इंतकाम नहीं लेते, तब तक हम घरों के अंदर नहीं बैठेंगे। और ये जंग तब तक चलेगी जब तक ये इंतकाम नहीं लिया जाता, जब तक अमेरिका फोर्सेस यहाँ से बाहर नहीं निकलती हैं। और ये जंग दो नजरियात के बीच की जंग है, दो आइडियोलॉजी के बीच की जंग है। एक तरफ मकतब हुसैन के लोग हैं जिसकी नुमाइंदगी रहबर मुअज़्ज़म कर रहे थे, और दूसरी तरफ एप्स्टीन क्लास के लोग हैं कि जिसकी नुमाइंदगी ट्रम्प कर रहा है, जो वो एप्स्टीन क्लास कि जिसका काम है दुनिया भर के मासूमों का इस्तेहसाल करना, जिनका काम है दुनिया भर के मासूमों को परेशान करना, उनके रिसोर्सेस पे कब्जा करना। तो इंशाअल्लाह ये जंग हक और बातिल की जंग है और अनकरीब इस हक और बातिल की जंग में अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। तमाम तो सुन रहे थे, ये रात को लगभग 12 बजे की रिपोर्ट है और इसी जिस शहर में वो हैं 120 किलोमीटर की दूरी है तेहरान से, वहाँ से कौम शहर है, कौम शहर से ये, और बता भी रहे थे कि लगभग 120 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ भी हमला हुआ। ज़रा जल्दी से प्रफुल्ल जी, ये दिखाना ज़रूरी था क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम AI जनरेटेड किसी को बैठा देते हैं और इसलिए भी, और ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी विश्वसनीयता बने रहे। सबसे बड़ी चीज़ पत्रकारिता में प्रफुल्ल जी की विश्वसनीयता, आपकी अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर आप ख़त्म हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और हम लोगों ने देशबंधु ग्रुप 1959, आप लोग जानते होंगे 1959
67 साल, 67 ईयर्स, और हमने अगर कुछ अर्जित किया है, कुछ कमाया है, तो वो है विश्वास, लोगों का विश्वास, और वो विश्वास बना रहे आप लोगों का, यही हमारी इच्छा भी रहती है, चाहत भी हमारी यही है, और इसीलिए हम उस लेवल तक जाके मेहनत करते हैं। प्रफुल्ल जी, लेकिन चलिए ये अपनी बात नहीं, हम ज़रा जंग की बात करें, और जंग में भी अमेरिका, और उसमें भी बार बार ये सवाल मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कई लोग मेरे सवाल से बोर हो जाएं, लेकिन ये सवाल फिर भी करना होगा, क्योंकि आपके ऊपर लिखा हुआ है मुश्किल में ट्रंप। कैसे मुश्किल में ट्रंप है, ज़रा ये बताइए। जी नमस्कार सभी साथियों को। और डीवी लैब की विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन बढ़े, यह कामयाब हो, और यह तो हमारी कामना है ही। और यह तो कोई कहने मात्र से विश्वसनीयता नहीं बढ़ती है। आज जब झूठ के बाजार में मुनाफे का आकर्षण गर्म है, उसमें डीवी लैब जैसी संस्था निश्चित रूप से लोगों के लिए अनुकरणीय है। लोग इसको देखते हैं और देखते रहेंगे ताकि उनको सही सूचना, अधिकतम सही सूचना उनको हासिल हो। जंग की तो देखिए कि जंग को, जैसा कि अमरिंदर सर ने कहा था कि पेड्रो सांचेज ने जो बात कही थी, स्पेन के प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी, वो बात बिल्कुल सही थी। उसने उनकी तारीफ की जानी चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने इस बात को कहा था। और आपके ध्यान में लाऊं कि कमला हैरिस ने भी पहले ही ये कहा था कि ट्रंप ने एक ऐसे प्रसंग में अमेरिका को फंसा दिया है जिसमें सिर्फ हानि ही और हानि है। तो इस जंग में ये फंस गए। ये अति उत्साह में, ये वेनेजुएला के अपने अनुभवों के अति उत्साह में ये वहां पहुंच गए जहां इनको लगा कि उसी प्रकार से ईरान को भी निपटाया जा सकता है। ये भूल गए कि अमेरिका जब अपने उसका संगठन, अमेरिका का, आधुनिक अमेरिका का राष्ट्रीय स्वरूप विकसित भी नहीं हुआ था तब तक, यानी कि 1764 जब अमेरिका अस्तित्व में आया अपने नए आधुनिक स्वरूप में, उसके पहले ईरान ने सभ्यता की 2-3 करवटें ले ली थी। ईरान इतना विकसित सभ्यता था, ये वहां के लोग हैं, ये वहां का जज्बा है। अमेरिका ने जिस ढंग से चाहा कि इसको हम कर देंगे, वैसा कर नहीं पाया, और अब इसलिए फंसे हुए हैं कि वार के नए स्पॉट डेवलप कर रहे हैं। और वार के नए स्पॉट का जब, तो निश्चित ये ताइवान की तरफ ये वार स्पॉट ट्रांसफर होगा। जैसे ही यहाँ थोड़ा सा मध्यम, अब ये जो बार बार कह रहे हैं पिछली बार से लगातार कि एक तरफा घोषणा कर देते हैं कि हमने इसको घोषणा कर दी, युद्ध विराम की घोषणा कर दी, सीज फायर कर दी, तो इस बार उनकी हालत ऐसी है कि वे इतने कमजोर हैं कि वे, उनकी सीज फायर का अर्थ बदल करके अमेरिका का सरेंडर टाइप का हो जाएगा लगभग। तो इसमें नुकसान क्या है? अमेरिका अपने बाहुबली होने का, अपने विश्व सुपर पावर होने का भ्रम खो रहा है। उसकी मुट्ठी खुल गई है, उस मुट्ठी में जो ये भ्रम का दबाव था, भ्रम बना हुआ था, अब वह अपना सुपर पावर खो रहा है। और जैसा कि उसको संदेह था, जब इन्होंने पिछली बार कहा था कि हम, ये जब ईरान के लोगों ने कहा भारत को कि 300 साल का हमारा संबंध है, यानी कि 300 साल का संबंध का मतलब होता है जब आधुनिक अमेरिका का गठन नहीं हुआ था। और इन्होंने कहा कि 20 साल की बात इन्होंने कही कि 20 साल पहले जो हुआ था, यानी कि हमारे जो ये होते हैं, क्या उसको बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद के समय की बात कही थी। तो निश्चित रूप से ये 300 साल का संबंध है। भारत के सबसे बड़ी क्षति ये होगी कि अगर चीन सुपर पावर के रूप में आगे बढ़त हासिल कर लेता है तो भारत के बिल्कुल नजदीक में है, और हमारा रिलेशन उसके साथ अगर तनावपूर्ण बनता है तो हम एक भयानक दूसरे तरह के संकट में फंसेंगे। उधर यूक्रेन में भी युद्ध नए ढंग से परिभाषित हो रहा है। जब यह खबर आई कि यूक्रेन से ये हथियार की कुछ अपेक्षा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कुछ हल्के ड्रोन वगैरह की, तो उससे भी लग रहा था कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है, खुद घरेलू स्थिति भी बहुत खराब है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका फंसे न फंसे, लेकिन ट्रंप महोदय तो निश्चित रूप से उस खाते में याद किए जाएंगे जिस खाते में अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति जाने से परहेज करता है। पूरी की पूरी सदी अमेरिका ने हिटलर के प्रति घृणा के प्रसार, हिटलर के प्रति अपने भाव को और डेमोक्रेसी को लेकर के जिया, हिटलर के फांसीवाद का विरोध किया। क्या यह सरकार फांसीवाद की तरफ बढ़ गई? ट्रंप बढ़ गए? और क्या हिटलरी मिजाज इनमें इतना जबरदस्त हो गया कि इतिहास इनको इसी रूप में याद रखे? जंग वहां पहुंच चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि आपने जो लगाया है कि मुश्किल में ट्रंप, निश्चित रूप से मुश्किल में ट्रंप। अब अमेरिका में भीतर से भी आवाज उठ रही है कि ट्रंप की जिन्होंने
ने जो मुश्किलें पैदा की है उससे अमेरिका को बाहर निकालें। यह जरूरी है अमेरिकियों के लिए, और भारत के लिए अभी भी जरूरी है कि अपने संबंधों को याद करे और एक नीतिगत फैसला करे सरकार। लेकिन सरकार घरेलू मकाम पर भी नीतिगत फैसला नहीं कर रही है। लोगों को लग रहा है, नागरिकों की जो उम्मीद है, हम लोगों की जो उम्मीद है, सरकार एक सकारात्मक फैसला करके विश्व के बदलती हुई स्थिति में भारतीयों के लिए एक सुरक्षा की व्यवस्था कर सके, जो नहीं हो पा रही है। इसकी हमें चिंता है। निश्चित रूप से जंग एक नए मुकाम पर है। इसका वार स्पॉट फोकस चेंज हो सकता है, हो रहा है, और ये एक तरफा इस बार नहीं होगा सीज फायर की घोषणा, ऐसा मुझे डर है। जी, एक तरफा नहीं होगा, बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ मुश्किल में ट्रंप हैं? निश्चित रूप से आज युद्ध के बीच में अगर ट्रंप को सबसे बड़ी चुनौती है तो अपने घर से है, अमेरिका से है, और उनको वॉर क्राइम के साथ साथ सेक्स क्राइम भी के तौर पर कहा जा रहा है, उसका क्रिमिनल बताया जा रहा है। और सब लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने देखी है, तस्वीरें देखी हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इस मांग के साथ में कि एप्स्टीन फाइल खोलो, ईरान का युद्ध रोको। अब ये नारा लगना ही दरअसल कमजोर कर रहा है। अभी मैं देख रहा था ईरान के राष्ट्रपति नहीं, कोई मैं भूल गया मंत्री कौन थे, उनका कहना था कि सीज फायर के लिए अमेरिका और इजराइल चाह रहे हैं। ये हो सकता है अतिशयोक्ति हो, जैसे ये अमेरिका कह रहा है कि भाई ये लोग मांग रहे हैं कि हमसे युद्ध रोकने का रास्ता, तो उस तरह से हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि एक स्थिति बनी है जबकि बराबरी पर दोनों ओर से दावे किए जाने लगे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने पहले भी कहा कि अमेरिका का समर्थन जो है युद्ध को लेकर के दुनिया में बढ़ना तो छोड़िए, घटता चला गया है। और चाहे तीन देशों में एक कॉमन बात देखने को मिल रही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे भारत हो, यहाँ पर खबर को दबाया जा रहा है या ट्विस्ट किया जा रहा है, दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर जैसे ऑयल का मसला आया कि अमेरिका ने कहा कि रूस से आप ऑयल खरीद सकते हैं, तो इसको पूरी भारत की मीडिया, जो स्थापित गोदी मीडिया है, उसने इस तरह से पेश किया कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा मैनेज कर लिया है और रास्ता निकाल लिया है, और देखो अब हमको तेल खरीदने की इजाजत मिल गई है अमेरिका से। इस रूप में उन्होंने पेश करने की कोशिश की, और यहाँ तक कि वो पाकिस्तान से कंपैरिजन करके अपने को श्रेष्ठ बताने लगे कि देखो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत एक दिन में 55 रुपए बढ़ गई, और हमारे मोदी जी तो अभी तक पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने नहीं दिए। अलग बात है कि यहाँ भी घरेलू गैस की कीमत में 60 रुपए बढ़ गई एक ही दिन में, ये भी बात है। और ये तय है कि इस कीमत को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, ये बढ़ना ही है, और इसको रोकना मुश्किल है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हम समझ रहे हैं ये होगा। इस तरह से मीडिया को मैनेज करने के बावजूद ये युद्ध के परिणाम को तो मैनेज नहीं कर सकते ना। युद्ध का परिणाम जो है अभी अमेरिका के हाथ में नहीं है। पहले ये सोचते थे कि हम युद्ध शुरू करेंगे और जब चाहेंगे तब बंद कर देंगे, हमारी मर्जी, लेकिन अब उनकी मर्जी से युद्ध बंद नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक ईरान के खिलाफ वो देश भी जहां ईरान ने अटैक किया मिलिट्री बेस पर, अमेरिका की मिलिट्री बेस पर, उन देशों ने भी अब तक ईरान के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं लिया है, तमाम प्रोवोकेशन के बावजूद। तो ये ईरान का एक अपर हैंड है युद्ध में। जनता वहां की मॉरली बहुत बुस्टअप है। आप हम देख रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, वहाँ के लोगों की जानिब से उनके हिसाब से बता रहे हैं कि वहाँ किस तरीके से लोगों का मॉरल ऊंचा है, इसके बावजूद कितनी बमबारी हो रही है। और जबकि अमेरिका में एक गुस्से का स्वर है जनता के बीच में। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका मॉरल गिरा हुआ, मॉरल गिरने का कोई कारण नहीं, मॉरल तो गिरा हुआ है ट्रंप की करनी से कि वो एप्स्टीन में फंसा हुआ है और लोगों को युद्ध में ध्यान भटका रहा है, तो इस वजह से मॉरल गिरा हुआ है। तो इसका यहीं पर हमें लग रहा है युद्ध डिसिसिव हो जा रहा है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ में। ये युद्ध, इस युद्ध का नतीजा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ होगा। डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक अस्थिरता की वजह से गद्दी
छोड़ेंगे ऐसा हमें लगता है, छोड़ना पड़ेगा ऐसा भी लगता है। आप जानते हैं कि वहाँ की कांग्रेस में ने इस युद्ध को सीनेट में मेरे ख्याल से 47 और 53 के हिसाब से इस युद्ध को इलीगल घोषित कर दिया है। जब अमेरिका जब इलीगल घोषित कर रहा है अपने ही अटैक को, अपने ही युद्ध को, तो इससे बड़ी हार क्या होगी? अब तो एक औपचारिक हार का ही तो इंतजार है जी। नहीं, इसको प्रेम कुमार जी थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। इलीगल घोषित नहीं, युद्ध के लिए एक्चुअली इसमें विपक्ष जीत नहीं दर्ज कर पाया, और ऐसे भी क्योंकि दोनों सदनों में ट्रंप की अभी उनको बहुमत है, इसलिए इस साल मिड टर्म होना है, उसके बाद ट्रंप की स्थिति बहुत ख़राब होगी। लेकिन फिर भी इतनी बुरी हालत में आके 47 वर्सेस 53 से ही ट्रंप इसको जस्टिफाई करवा पाए हैं। एक इसको भी हार के रूप में ही देखा जा रहा है, इसको जीत के रूप में नहीं देखा जा रहा है। बहुत ही जो मार्जिन है उसको देख लीजिए, किस मार्जिन पे इन्होंने इसको किया है, जबकि इनके कई सारे सांसद जो हैं वो कह रहे हैं, अभी हमने मैसी की बात भी कही थी, और जो कह रहे हैं लगातार, और उसी दौरान ये तमाम बयान आए हैं जिसमें कहा गया कि ईरान वेनेजुएला नहीं है और ईरान के साथ आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इस बीच उधर व्लादिमीर पुतिन का बयान भी आया है, जो कह रहे हैं कि जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, परमानेंट जो यूएन में मेंबर्स हैं, उनकी मीटिंग होनी चाहिए, और जो हो रहा है ये टोटली अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कानून बने थे और जो अपराध की श्रेणी थी उन सबको ख़त्म कर दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी मर्जी चला रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी चला रहे हैं, जहां जिसकी मर्जी हो उसको अगवा कर ले रहे हैं, जहां मन हो वहां बम्बार्डिंग कर दे रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। दुनिया एक अलग दिशा में जा रही है, और यहाँ रूल रेगुलेशन, अनुशासन, इसका कोई भी जो बोलबाला होना चाहिए वो बोलबाला नज़र नहीं आ रहा है, और ऐसे में दुनिया खतरनाक मोड़ पे जा पहुंचेगी, ये भी तय है। और इसके लिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस पर चर्चा और चिंतन मनन कर भी रहा है। जल्दी से एक छोटे कमेंट के लिए, हालांकि 8:30 से ज़्यादा हो गया है, एक मिनट का कमेंट चाहूँगा। सिराज नकवी साहब आपसे भी, क्या यहाँ पर इस युद्ध और इसमें क्या ये डोनाल्ड ट्रंप एग्जिट खोज रहे हैं यहाँ से कि किसी तरह निकला जाए? अब ये नेतन्याहू भी एग्जिट खोज रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लगता है? जी, मुझे लगता है ऐसा। और देखिए, बुनियादी बात ये है राजीव जी कि किसी भी जंग के पीछे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मकसद उस जंग का क्या है। तो ईरान की जीत इस बात में है कि उनके सामने एक मकसद है, और वो मकसद है अपने हक की लड़ाई लड़ना। उनकी सॉवरेनिटी को जो चैलेंज किया जा रहा है इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं वो। जबकि अमेरिका और इसराइल के पास इस जंग का कोई मकसद नहीं है। ट्रंप ने तो, जैसे कि अमेरिका में भी आम लोगों का ख्याल है कि वो अपने फौजियों को कुर्बान कर रहे हैं नेतन्याहू के कहने पर। उनके बहकावे में आके ये जो भी है वो उनके पास थोड़ी सी क्या खासी कमी है उनके पास। वो अपने तौर पर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। जो फैसला ले रहा है वो नेतन्याहू ले रहा है। वो वहां पर आए, उन्होंने कहा कि ऐसा करना, और ये बात अब पूरे अमेरिका को पता चल चुकी है। इसीलिए पूरे अमेरिका में ये आम ख्याल है कि अमेरिका इस जंग में अपने आप को दांव पे लगा रहा है और हमारा कोई मकसद नहीं है। तो बुनियादी जो चीज है किसी जंग का मकसद, उस मकसद का इनके पास कहीं भी कोई वो नहीं है, खाका नहीं है, और उसका एक तरह से अभाव है कि वो चाहते क्या है। कभी वो कहते हैं कि हम रिजीम चेंज करना चाहते हैं, कभी हम ये कहते हैं कि साहब हम ये चाहते हैं कि अपने ये जो मिसाइल बना रहे हैं और ये ड्रोन बना रहे हैं इसको रोक दें, इसका प्रोडक्शन रोक दें। कभी वो कहते हैं कि ये जो एटम बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं इसको रोक दें, कभी कुछ। तो उनके जो बयानात हैं वो इस बात का सबूत है कि उनके सामने जंग का कोई मकसद नहीं है। बस मकसद उनका सिर्फ एक है कि वो किसी भी तरह से ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, ईरान को पीछे करना चाहते हैं। और उसकी वजह यह है कि इसराइल अपने आप को यानी अपने तौर पर उसने ये मान लिया कि ये हमारे लिए खतरा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक ईरान का मामला है, वो आपने बड़ा मशहूर शेर है साइड लुधियानवी का, वो आपने सुना होगा। वो ये ईरान का मामला कि हम अमन चाहते हैं मगर जंग के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जंग के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। तो ईरान पर तो ये जंग थोपी गई है, उन्हें ये जंग लड़नी है, अपने बचाव के लिए लड़नी है, अपने हितों के लिए लड़नी है, और अपने उस मकसद के लिए लड़नी है
जो मकसद वो पिछले 40 साल से वो देख रहे हैं कि उन पे सैंक्शंस हैं और कहीं दुनिया में किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। वो देख रहे हैं कि हमें फौजी एतबार से, हमें माली एतबार से, फाइनेंशियली हमें हर तरह से कमजोर किया जा रहा है। और इसके बावजूद कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम पर फिर एक जंग थोप दी जाती है। तो हमारा मकसद ये है कि ये जो स्थिति है इससे हम बाहर निकले और इनको बता दें कि ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं आपको इसलिए कि हम जंग नहीं चाहते थे, लेकिन जब आपने जंग थोप दी हम पर तो फिर हम लोग पूरा बचाव करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे और आप तब तक करेंगे जब तक आपको हारा वाला देख ले। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा कमेंट प्रफुल्ल जी आपसे भी, क्या ये जंग उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, या ये जंग डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल चुकी है? नहीं, ये जंग तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल चुकी है और अमेरिकियों को इसी बात का डर था और इसी बात का डर है। थोड़ा सा इतिहास में अगर जाए थोड़ा सा, तो 1951 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तेल का, तो उस समय में वेटन वुड इंस्टीट्यूशन की आज बात हो रही है। आपने पुतिन साहब का रूस का इशारा किया कि वे P5 की मीटिंग बुलाने के लिए कह रहे हैं। तो P5 के मीटिंग में वेटन वुड इंस्टीट्यूशन जितने थे वे सब के सब तो डिफंक्ट कर दिए गए और ये हमेशा इनका पक्षपाती रवैया रहा। ऐसा नहीं कि पहली बार होगा। तो ICJ में जब गया था, जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो इंग्लैंड चला गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और वहां पर ईरान पर प्रतिबंध लग गया। फिर भी बावजूद इसके ईरान अपना काम करता रहा और इराक को काफी, ब्रिटेन को काफी घाटा हुआ, इसमें नुकसान हुआ आर्थिक। और नतीजा ये हुआ कि MI6 और CIA को लगा दिया गया। अमेरिका ने सीधे इसमें दखलंदाजी नहीं दी क्योंकि सोवियत का प्रभाव था और उसे डर था, उसके ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के हिसाब से उसको डर था कि ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे सोवियत संघ के प्रसार का कोई भी संकेत मिले, उसको कोई अवसर मिले। ये कोल्ड वॉर का समय था। तो उस समय भी अमेरिका तब से जाग रहा। आज 1953 नहीं सर, ये 2026 है और ये ठीक है कि सोवियत संघ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में और भी ताकतें नहीं है। इसलिए जंग तो इनके हाथ से निकल चुकी है और इसका इनको भी एहसास है और अमेरिकियों को और पूरे के पूरे NATO और यूरोपीय संघ को है। हर कोई इनको सलाह दे रहा है कि अब इससे निकलने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी कहूँ। एक नदी में एक कंबल बहा जा रहा था। चेला और गुरु दोनों नदी के किनारे बैठे थे, ठंडे का समय था। तो चेले ने कहा गुरुजी से कि गुरुजी कंबल बहा जा रहा है। तो गुरुजी ने कहा जाके कंबल निकाल आओ। तो नदी में कूदा, ठंड का समय था, लेकिन वो कंबल निकाल के बाहर नहीं ला पा रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि अरे कंबल को छोड़ो, तुम अपने चले आओ। तुमने कहा गुरुजी मैं तो कंबल को छोड़ दूं, लेकिन कंबलबा भी हमको छोड़े तब ना। वो कंबल नहीं, भालू था। तो जिसको कंबल समझ करके वो गए थे लेने के लिए, वो भालू निकला। और उनको अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को छोड़ना भले चाहें, लेकिन युद्ध भी इनको छोड़े तब ना। अब ये बुरी तरह से फंस गए हैं और इनके हाथ से जंग निकल चुकी है। जी सर, जी जंग निकल चुकी है। एक छोटा कमेंट अमलेंदु जी, फिर खत्म करते हैं प्रोग्राम को। जी अमलेंदु जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी राजीव जी, बिल्कुल। देखिए, जंग ट्रंप के हाथ से निकल चुकी है और ट्रंप भी इस बात को समझ रहे हैं कि जंग उनके हाथ से निकल चुकी है। राजीव जी, कोई भी अपराधी जब घिरता है तो वो सबसे ज्यादा धमकियां उससे देता है, वो सबसे ज्यादा सब घिरा होता है कि खबरदार जो आगे बढ़े, खबरदार जो आगे बढ़े। तो ट्रंप वही कर रहे हैं कि खबरदार जो आगे बढ़े, खबरदार जो आगे बढ़े। लेकिन राजीव जी, इसका ट्रंप को व्यक्तिगत नुकसान तो जो होगा वो होगा, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। अब दादागिरी खत्म हो जाएगी अमेरिका की। राजीव जी, सवाल ये है, अभी तक जो दुनिया के ऊपर धमकी देते थे, चाहे ट्रंप साहब हो, चाहे ट्रंप साहब से पहले के लोग रहे हों, जो धमकियां देते थे वो धमकियां बंद हो जाएंगी। और ये बड़ा खतरनाक काम जो है वो ट्रंप साहब कर रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो था वो ऐसी तैसी कर दी। ट्रंप साहब ने खुद अपने उस नारे की। तो ये राजीव जी, ट्रंप साहब ने तो अमेरिका के साथ बहुत बड़ा नुकसान किया है। लेकिन इस बीच राजीव जी, एक बात जो है, मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जितना पिटेंगे उतने ही ज्यादा खुश हमारे मोदी जी होंगे, मुझे ऐसा लगता है राजीव जी। और उसका कारण है कि इसने बड़ा बेइज्जत किया है हमारे मोदी जी को। 76 बार कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया और पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूंगा। मोदी जी जो है मन से राजीव जी बिल्कुल दुआ कर रहे होंगे कि ईरान जीते, भले ही मुख से नहीं बोल रहे हैं, नेतन्याहू के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन मन से जो है वो कह रहे होंगे कि इनकी पिटाई जो है होनी चाहिए, ईरान इनको पीट दे अच्छे तरीके से। इसने बड़ा बेइज्जत किया है राजीव जी। मोदी जी के मन की बात आप बहुत पढ़ने लगे हैं।
चलिए खैर, जी बिल्कुल राजीव जी। उनके मन की बात सुनते सुनते बहुत पढ़ने लगे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया सिराज नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी और प्रफुल्ल कुलख्यान जी, और साथ में जुड़े थे उधर ईरान से हमारे साथी रिजवी साहब, उनका भी शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही शानदार चर्चा ईरान को लेकर, बहुत महत्वपूर्ण बातें इसलिए क्योंकि